अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेजबान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अली अहमद की जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। पूरे पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि मौसम बहुत हद तक तब्दील हुआ। एक हमने लहर देखी गर्मी की, और ईद से कुछ दिन पहले टेम्परेचर ज़रा ऊपर गए और ईद के दिन भी कहीं हल्की फुल्की बारिश हुई, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर्स ऊपर थे। लेकिन ईद के दूसरे दिन से जो पेशगोई की थी महकमा मौसमियात ने, उसके मुताबिक बारिशें शुरू हुई और आज तक जारी हैं। बिल्कुल जनाब, मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया जिस तरह रिजवान ने कहा कि ईद के दिन भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा और बारिश के साथ साथ जो ईद की खुशियां हैं वो दोबारा हो गई। और अब हम देख रहे हैं कि फिर बारिशों का एक सिलसिला स्टार्ट हो गया है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी सुबह भी हो रही थी और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में, और जब हम ऑफिस आ रहे थे तो मौसम इंतहाई खुशगवार था। और अगर इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो रिजवान, अभी वेदर फोरकास्ट तो ये है कि इस हफ्ते का मौसम कुछ खुशगवार ही रहेगा। और मानूर, इसमें हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पाकिस्तान के बालाई इलाकों की बात करें, वहाँ पर मौसम अच्छा है। और ख़ासतौर पर जहाँ पर टेम्परेचर्स ऊपर चले जाते हैं वहाँ पर भी मौसम खुशगवार तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी दुआ करनी है कि ये बारिशें हमारे लिए रहमत का बायस बने, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, कम वक्त में ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, वहाँ पर जो आबी गुजरगाहें हैं वो सैलाबी सूरत हाल भी इख्तियार कर जाती हैं। फिर इसके अलावा कुछ खबरें आई गुज़श्ता दिनों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात पेश आए। तो PDM ने एक रिपोर्ट भी जारी की है बलूचिस्तान से, जबकि इसके अलावा हम देखते हैं कि NDMA की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से और जो रास्ते लैंडस्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं उनको क्लियर करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, जहाँ भी आप जाएं, कहीं भी आपका प्लान हो जाने का, कहीं भी निकले, खास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज के लिए, तो आपने वेदर फोरकास्ट भी चेक करनी है, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की क्या सिचुएशन है वो भी चेक करनी है। और इसके लिए सोशल मीडिया पेजेस, ऑथेंटिक सोर्सेज की, NDMA के सोशल मीडिया पेजेस हो या मेट ऑफिस के सोशल मीडिया पेजेस हो, उनको लाजमी फॉलो करें। और वो जो व्हाट्सएप में मैसेज आ जाते हैं ना, उनसे जरा आपने उसको सही तरह से पहले तस्दीक करनी है, फिर उस पर अमल करना है। ये ना हो कि कोई मैसेज आप तक पहुंचा हो और आपने उसको ऐसे ही फैला देना है। आप ये नहीं करना आपने, प्लीज़, क्योंकि जब तक खबर की तस्दीक नहीं होगी, अगर आप आगे पहुंचाएंगे तो हो सकता है वो खबर जो है वो किसी के लिए नुकसान का बायस बन जाए और किसी को बड़ा नुकसान भी हो जाए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मौसम की तो अपने बात कर ली है, जरा दुनिया के माहौल की बात भी करें। बिल्कुल जनाब, और मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। मौसम को भी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सियासी मौसम के हवाले से बात करते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है और इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। और ऑब्वियसली जब हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हर जगह ज़ेर बहस है, इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बायस बनने वाली किसी भी कार्रवाई से गुरेज करना होगा। मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। उनका ये कहना है कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उन्होंने अपील की है, जो सूरत हाल डेवलप हुई गुज़श्ता चंद दिनों में, उस हवाले से सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया था। इससे खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इमदाद की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इंसानी अलमिया जरम ले चुका है। वहाँ पर जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर इंसानियत की जो सूरत हाल है, उससे निपटने के लिए तमाम फ़रीक़ैन को किरदार अदा करना है, बजाय इसके कि मज़ीद कशीदगी हो। लिहाजा ये फ़रीक़ैन से भी अपील की है। इसके साथ साथ इसका बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा इस इजलास के हवाले से। और साथ साथ पाकिस्तान ने भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से बाकायदा बयान जारी किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में तनाव में इजाफा रोकने और गज़ा में जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देता है। बिल्कुल जनाब, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 2 अप्रैल को शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद पाकिस्तान ने पहले ही खित्ते में बड़ी कशीदगी के खतरे से आगाह किया था। तर्जुमान का ये कहना था कि मौजूदा तनाव में कमी और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फरीकों से मुतालबा है कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। और जहाँ हम देख रहे हैं रिजवान, सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है या पाकिस्तान का जो स्टांस है वो वाज़ेह है, और यही स्टांस हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भी सामने आ रहा है कि तहम्मुल से काम ले। और सलामती कौंसिल के इजलास में भी यही कहा गया कि तहम्मुल से काम ले ताकि खित्ते में जो कशीदगी है या तनाव है उसमें कमी आ सके, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बहरहाल आना होता है तमाम फ़रीक़ैन को, और मिल बैठ कर ही
कोई ना कोई पुरअमन रास्ता निकालना है जिसके बेहतर नताइज हों। बहरहाल जी, अब आपको बता दें, पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर यह है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में एक आला वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और आज से ये दौरा शुरू हो रहा है। बिल्कुल जनाब, और इसमें बाहमी हम देखते हैं कि ताउन के हवाले से भी बात की जाएगी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाएगी। और ये जो वफ्द पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहा है, वक्त में आबी वसाइल, ज़राअत, सनत, मादनी वसाइल के वज़रा, सरमायाकारी के नए वज़ीर और आला हुकाम शामिल होंगे। और सऊदी वफ्द पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेगा और ख़ास तौर पर रिजवान खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के तहत भी मुआवनत पर गुफ्तगू होगी, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मईशत है इस हवाले से उसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव होने के अभी चांसेस हो भी सकते हैं। और हम ऑब्वियसली जब इस तरह की बात करते हैं कि जिस तरह आपने बात की है कि लाइन में कि बड़ी खुशखबरी है, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह और हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी बेहतरी होगी। पाकिस्तान इसी तरह अपने फॉरेन रिलेशंस में, अब खित्ते में अमन का बायस बनेगा, फॉरेन रिलेशंस में भी आगे बढ़ेगा। और जब फॉरेन रिलेशंस में आगे बढ़ेगा तो इकोनॉमिकली भी और हमारे करेगा। बड़े तारीखी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से और हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। एक सऊदी वलीअहद की जानिब से भी ये कहा गया है, उनका भी ये बयान मौजूद है कि वो पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान में SIFC के ज़रिए जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, उसके लिए भी सऊदी अरब की क़यादत इक़दाम कर रही है और वो नज़र भी आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी याददाश्तें हैं जिनको मुआहदों में तब्दील किया जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है और हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और जो मुआहदे मौजूद हैं उनके मुताबिक उन पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी जा रही है। बिल्कुल जनाब, अब जहाँ पे सरमायाकारी के हवाले से बात करते हैं तो ज़रा पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन पे बात करते हैं। पाकिस्तान है एग्रीकल्चरल स्टेट और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है तो वहाँ पे हर चीज़ हमारी चल रही होती है अकॉर्डिंग टू वेदर, कि मौसम कैसा होगा, हमारे क्रॉप्स के लिए वो सूटेबल है या नहीं है। अब मौसम ज़ेरे बहस है, प्रोग्राम का स्टार्ट हमने और मौसम अभी के हवाले से किया। कटाई शुरू हुई है, गंदम की कटाई का मौसम है, बहुत सारे इलाकों में शुरू हो चुकी है और बहुत सारे इलाके मुंतज़िर हैं कि वहाँ पर फसल पककर तैयार है। बिल्कुल, तो अब ऐसे में मौसम बड़ा मैटर करता है और उसके साथ साथ जब हमने मौसम के हवाले से बात की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी झक्कड़ और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे कि आइंदा चंद रोज़ में, आइंदा एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर जो बालाई इलाके हैं और जो गंदम की काश्त के इलाके हैं, वहाँ पर मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। कितने दिन इंतज़ार करना पड़ेगा काश्तकारों को कि बारिश रुके, बादल छटें और उसके बाद अच्छी धूप निकले, जिसके बायस गंदम की फसल जो बारिश की वजह से मुतासर हुई है उसकी कटाई का अमल शुरू किया जा सके। तो हम बात करेंगे माहिर साहबज़ार खान साहब से, जो कि साबिक डीजी हैं मेट ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम माहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मौसम तो अच्छा है लेकिन किसान बहुत परेशान है। बिल्कुल वाकया जी, इसके बारे में हमने आगाह तो कर दिया था कि जी ये इस तरह का मौसम हो सकता है। नदी नालों में इवन के फ्लो भी बढ़ा हुआ है। यानी एक तो ये बारिश मुसलसल पिछले 3-4 दिन से हमारे यानी आप कह लें कि शुमाल से लेके साउथ तक, कराची में भी आज जो आई है या सिंध के इलाकों से भी जो बारिश आई है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की बारिश है। और बल्कि दीर और ये इलाके जो हैं वहाँ पे तो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो तुग़यानी भी उनमें बढ़ी हुई है। आज जो अभी इस वक्त मैंने वो दरिया काबल का पानी का फ़्लो देखा है, तो काबल पे जो है वो तकरीबन 98,500 क्यूसेक पानी है। यानी आप कह लें कि मीडियम टाइप फ्लड या इस तरह का वो हो सकता है। दर्जे का और उससे अगले जो हमारा ये जहाँ पे ये दरिया सिंध और काबल मिलते हैं वहाँ पे 1,03,000 क्यूसेक पानी है। तो इस तरह जो है ना फ़्लो अभी तो बारिशें हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया कि जी कल भी हुई है, परसों भी हुई है, तो ये फ़्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। अच्छा, इन बारिशों का जो नुकसान है, जैसे आपने पहले बता दिया ना कि जी गंदम की फसल देखें जी, हमारी कैश क्रॉप भी है और हमारी जो फूड की ज़रूरियात जो है वो भी पूरा करती है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा मुतासर होने के चांसेस है। अगला पूरा वीक जो आ रहा है ना, अभी तक जो हमारे आप कह लें कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये इस बारिश से जान छूटने का इम्कान कोई नहीं है। ये बारिशें बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी हो रही हैं, यानी 10 दिन का सिलसिला है, 3-4 दिन गुजर गए हैं, तो इससे काफ़ी लेकिन लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है। और ख़ास तौर पे ये जो ट्रांजिटरी पीरियड होता है ना, यानी आपका सरमा के बाद या मानसून के बाद, इसमें गरज चमक काफ़ी ज़्यादा होती है
आपने देखा होगा कि जी काफ़ी अमवात भी हुई हैं। आज भी वो हमारे एक वो लाइटनिंग डिटेक्टर हमने जो चाइना से लाए थे, वो पूरे मुल्क में या उसके आसपास उसकी सूरत हाल अगर देखी जाए तो काफ़ी इलाकों में यानी मॉडरेट या लो या हाई टाइप की जो है वो नज़र आ रही होती है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग से जो है वो काफ़ी नुकसान जानी भी हुआ है, और बाकी वो कई जगहों पे वैसे अगर कुछ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो उसको भी वो ख़राब कर देती है। तो ये बारिश जो है ना, इसने हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि जी हमारे रिजर्वायर ख़ास तौर पे जो है उनमें पानी जो है वो थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, यानी मानसून से पहले। तो ये होगा। बाकी जो है वो फ़्लो तो अभी जो है काला बाग पे वो 1,27,000 क्यूसेक तक गया हुआ है। वो अच्छी बात है कि जी काला बाग पे भी वो जो है या उसका आगे चश्मा है वहाँ पे पानी का स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन तरबेला में अभी कम है, लेकिन पानी आ जाएगा, क्योंकि स्कर्दू से लेके पूरे आपको मैं क्या बताऊं कि जी कल या परसों जो हमें जीवानी पसनी से बारिश की जो मिकदार मसूल हुई है तकरीबन वो 90 भी काफ़ी मिलीमीटर बारिश ज़्यादा हुई थी, है पसनी में। बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो यानी बारिश नाद से लेके साउथ तक काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, और ख़ास तौर पे गंदम की फसल का जो है, और फिर गंदम की फसल के साथ लोगों ने अब अगली मुख्तलिफ़ फसलें हैं जिसमें मकई भी आती है, कपास की वो बिजाई का मौसम होता है, तो वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। सही। तो इनमें अगर कोई देखें, ये आपकी जो एक सीज़न होता है ना, उसमें अगर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का जब डिले होता है तो आप तो जानते हैं कि जी कपास अगर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लेट आए तो इसकी वो प्रोडक्शन पे काफ़ी जी फ़र्क बिल्कुल। पड़ता होता है। सो बेसिकली अब जिस तरह आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात की, लाइटनिंग डिटेक्टर के हवाले से बात की, तो क्या ये डिटेक्ट करके उन जगह के अफराद को पहले से वार्न कर दिया जाता है, किसानों को पहले से वार्न कर दिया जाता है, या किस तरह जो है इसका मैसेज डिसेमिनेट किया जाता है? इसका मैसेज हम अपने मुख्तलिफ इदारे जो है उनको भी भेज देते हैं, और हम मीडिया को भी बता देते हैं कि ये मैप है और इस पे ये इस तरह की सिचुएशन आ रही है, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी उसका ड्यूरेशन भी होता है कि ये कितने मिनट इसका वो होगा, यानी एक फोरकास्ट ही है। और अब इसका एक फ़ायदा जो है ना सबसे ज़्यादा हमारा जो लाइटनिंग डिटेक्टर का है कि जी आप देख सकते हैं कि जब किसी जगह पे लाइटनिंग होती है तो वहाँ पे एक तो थंडर ये एक्टिविटी है, और उसके बाद हैवी रेनफॉल भी वहाँ पे हो सकती है, तो लोगों को वो भी पता चल जाता है कि ये अगर ज़्यादा हो रही है। फिर डस्ट स्टॉर्म वहाँ पे डेफिनेटली होता है, चूँकि ये विंड्स की वो टर्बुलेंस की वजह से बन रहा होता है, तो उसके नुकसानात से बचा जा सकता है, लोग अपने आप को बचा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या वजह है मार साहब कि हम देखते हैं इस साल ये डिटेक्टर्स की वजह से खबरें ज़्यादा आई हैं जो लाइटनिंग के वाक़यात हुए हैं, या फिर हम देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से टॉर्नेडोज़ बन रहे हैं, जो बगोले बन रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद नहीं, उनका साइज़ बड़ा होता जा रहा है। देखें, इसकी वजह से तो नहीं, ये तो हमें इंफॉर्मेशन देने वाला एक नहीं नहीं, इसकी वजह से भी मालूमात ज़्यादा मिल रही है इस मरतबा। ज़्यादा मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं हमें ज़्यादा, और हम लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग यानी अपना इंतज़ाम भी कर लेते हैं बचाव के लिए, एहतियाती तदाबीर, यानी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाना जहाँ पे। अच्छा, एक मैं और बात बताऊं कि ये जो अपने ये हमारे पास मोबाइल होता है ना, ये भी थोड़ा सा इसमें भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैच ये करते भी हैं कैच इसको? करते हैं, ये भी करता है। करता है। ये कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई इस तरह का सवीयर किस्म का फिनोमेना हो ना, तो इसको ऑफ कर दिया जाए, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे इस पे रिक्वेस्ट करूंगी कि एलैबोरेट भी करें, क्योंकि ऐसे मैसेजेस भी पहले फॉरवर्ड होते रहे सोशल मीडिया पे कि आपका फ़ोन, आपकी जो स्क्रीन टैब्स या लैपटॉप्स होते हैं, जब आप किसी ऐसी जगह इवन पे कि बैठे आपकी होते जो हैं, वो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, वो भी हाँ, जहाँ इसको पे भी अट्रैक्ट करती आपकी हैं, फिर ब्लैक कलर या इसके साथ साथ और भी चीज़ों के हवाले से, तो थोड़ा सा ब्लैक कलर की हमारे मिठली लिए बनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। ऐसी मिथ्स देखें है। देखें जहाँ पे भी देखें, जहाँ पे भी आपका मीडिया जो है ना वो थ्रू वायरलेस हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेफिनेटली तो वही मूव कर रही होती है ना, तो उस वजह से फिर वो वेव्स उनके साथ मिल के वो आपका जो है मोबाइल है उसको कैच कर लेता है, और वो वेव्स ट्रैवल करती हैं। एक सोर्स तो आपको मोबाइल मिल गया कि जिस जगह पे मोबाइल है, ये ज़रूरी नहीं है कि जी सारे मोबाइल ही डिस्टर्ब हों या इस तरह, लेकिन किसी ना किसी को वो इफ़ेक्ट कर जाता है।
तो इसलिए ये जो है मेरा ख्याल है कि जी ये तो लोगों आप बड़ी से खतरनाक किस्म की बात बता रहे हैं। हम अक्सर मूवीज में देखते थे या डॉक्यूमेंट्रीज में देखते थे कि स्क्रीन्स हैं टीवी की, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, उनकी एलसीडीज जो हैं वो या तो वाइब्रेट करना शुरू करती थी, बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल जल सिग्नल्स आ जल जाते थे हाँ, पहले के कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला। तो बस ये थोड़ा सा है। लेकिन अब स्मार्टफोन्स में पहले अलर्ट भी आना शुरू हो गया, चाहे वो अर्थक्वेक का हो, चाहे वो इस तरह की थंडरस्टॉर्म का हो, लाइटनिंग का हो, इस तरह के अलर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें फौरन ऑफ कर देना फौरन चाहिए। ऑफ कर देना चाहिए जिस जगह पे हो। ज़रूरी नहीं है कि अब जिस जगह पे बारिश हो रही है, अगर और बारिश हो रही शेल्टर है में तो कोई चले ऐसा नहीं। जाए, हाँ जी, शेल्टर में किसी चले जाए, या खास तौर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब लाइटनिंग हो रही होती है तो अपने देखें घर का जो लाइटनिंग जब बिजली हो का रही होती मेन है ना, स्विच तो है वो ऑफ करते हैं। आपका बॉडी जो है ना वो एज ए कंडक्टर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जी आपने अगर अब ज़मीन पे हैं तो नंगे पाँव हैं तो डेफिनेटली इफेक्ट आप करेगा। कंडक्टर बन अगर सकते हैं। आपने कोई ओके। ऐसी चीज़ पहनी हुई है कि जी आपकी बॉडी से वो लाइट नहीं गुजरेगी, तो फिर आप बचते, वरना जब आप सोर्स पैदा कर देंगे कोई ऐसी चीज़ तो वो फिर आपको एग्रीवेट हो नुकसान। ठीक है। जाएगी। अच्छा मार साहब, अब थोड़ी सी बात कर रहे थे हम काश्तकारों की। सिंध के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कटाई हो चुकी है, वहाँ पर नुकसान का शायद अंदेशा इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर कटाई का अमल आज से यानी 15 अप्रैल से शुरू होना था बाकायदा। कुछ इलाकों में कटाई शुरू हुई लेकिन बारिशें आ गई और वो भी रुक गया। अब कितनी तवील और कितनी शिद्दत की बारिशें हैं, अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब की बात करें तो? मैंने जैसे आपको बता दिया ना कि जी अगले कोई 7 दिन तो मुझे नहीं लगता कि जी वेदर साफ़ हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या होगी बारिश की? इंटेंसिटी जो होती है वो देखें आपकी वहाँ पे सिचुएशन किस तरह की क्रिएट हो जाती है, अच्छा। उस पर डिपेंड करता है। अगर अब इसमें जो है सवियर वेदर भी नज़र आता है, यानी ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, गरज चमक भी हो सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं और तेज़ हवा भी चल सकती है। तो इसलिए मेरी अपने किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जी ज़रा ये अमल जो है ना कटाई का रोक दें, ये रिस्क ना लें, क्योंकि देखें एक 6 महीने की मेहनत आपने की हुई है और उसका आपकी मईशत पे, आपके वो फूड सिक्योरिटी पे बड़ा इम्पेक्ट है। बिल्कुल तो इसलिए मेरा ख्याल है इसको थोड़े कम से कम 1 हफ्ता डिले कर लें। सही। और अगर देखें आज बारिश किसी जगह पे हो रही है, अगर फसल वो वैसे गिल्ली हो गई है तो वो भी उसको 2-3 काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा काटना उसको। मुश्किल हो जाता है। उसमें से दाना जो है उसको दाना जो महफूज है करना, वो अनाज को उसको महफूज करना ज़रा मुश्किल सही। हो मार साहब, अब जब हमने विंटर स्टार्ट हो रहे थे तब भी ये बात की, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बेमौसमी बारिशें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। अब स्टार्ट ऑफ द समर्स आया, गर्मियाँ आई और फिर अचानक से मौसम चेंज हो गया बारिशों की वजह से। और अब देखा जाए तो क्या समर्स में इसी तरह बारिशों का फ्लो रहेगा, या आपको लगता है कि बारिशें, क्या प्रिडिक्शन है महकमा मौसमियात की, बारिशें नॉर्मल जिस तरह होती हैं गर्मियों में उस तरह होंगी, या ज़्यादा होंगी, या बिल्कुल नहीं होंगी? अच्छा, ग्लोबल फिनोमेनाज को अगर देखा जाए ना, एल नीनो या ला नीना या इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट्स, उसके मुताबिक तो अभी तक आने वाले सीज़न में हमें लग रहा है कि बारिशें ज़्यादा है। यानी मानसून में भी इस दफ़ा लग रहा है वो कि ज़रा लॉन्गर पीरियड का हो जाएगा। लॉन्गर पीरियड जो हमने जो एवरेज निकाला हुआ है, यानी 6 महीने की एक फोरकास्ट होती है, तो उसमें जो इंडिकेटर्स हैं, यानी वो आपका जो है एल नीनो पोजीशन जो है वो न्यूट्रल की तरफ जा रही है। मतलब ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ठीक होंगे, लेकिन ये है कि जी कंडीशंस जो हमारी इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट पे हैं, तो वो भी वार्म कंडीशंस ही पॉजिटिव, मतलब है कि जी वार्म कंडीशन होगी। वार्म कंडीशन जब होती है इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट की, तो आपके एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो वो फिर देखें आपका सीज़न यही होता है कि जी आपकी मानसून के सीज़न में साउथ ईस्ट से जो नमी वाली हवाएं आती हैं, तो वो बारिशें हमारे पास सर्दियों में ज़्यादा मगरबी हवाएं बारिशों का सबब बनती हैं। मगरबी हवाओं का इम्पैक्ट हमेशा रहता है। बिल्कुल सही। कभी वो नीचे आ जाती हैं गर्मियों ये इसमें आपके सर्दियों के मौसम में अभी ऊपर होती हैं, लेकिन कभी कभार अगर वो मानसून का जो से आ रहा है स्पेल और उसके साथ मिल जाती है, तो हैवी रेनफॉल जो है वो आपके वो उनकी मर्जिंग की वजह से वो ज़्यादा बारिशें, क्योंकि मॉइस्चर मानसून के सीज़न में ज़्यादा होता बिल्कुल। अच्छा मार साहब, हम देखते हैं कि आपसे बात हुई, फिर सरदार सरफराज साहब से बात होती है, तो एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है, हमारा इम्पैक्ट ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है मौसमियाती तब्दीली में, माहौलियाती तब्दीली में, वो बहुत ज़्यादा है। अब वेपोरेशन की वजह से क्लाउड बर्स्ट होते हैं, पानी का लेवल ऊपर ज़्यादा हो जाता है, जो सर्कल है उसको कैसे ब्रेक किया जाए,
हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब मानसून की वजह से जो 2022 में बारिशें हुई, कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं। जो 3 दिन की बारिश है वो 1 या 2 घंटे में हो जाती है। अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? देखें, अब ये क्लाइमेट चेंज जो है ना वो ग्लोबल फिनोमेना है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो उसमें ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो इम्पेक्ट है, या जो हम अपने इस खित्ते में जिनकी शमूलियत कर रहे हैं, वो बहुत कम है। यानी हमारा जो हिस्सा है वो 0.8% है। कार्बन प्रोडक्शन में नहीं है हमारा हिस्सा। कार्बन प्रोडक्शन में भी नहीं लेकिन है। विक्टिम तो बहुत ज्यादा है। जो जो हमारे आसपास के मुल्क हैं, चाइना 16% है, इंडिया 8% है। तो ये ट्रांस बाउंड्रीज फिनोमेनाज या ये चीज़ें जो है ना हमें ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं। लेकिन लोकल लेवल पे ये किया जा सकता है कि देखें, आजकल हमारे सबसे ज़्यादा जो हम अपने आप को इफ़ेक्ट कर रहे हैं ना, हमारे शहर जो है वो हॉरिजॉन्टली बढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि जी आप अपना ग्रीन एनवायरनमेंट जो है ना वो दरख्त काट रहे हैं, या ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक तो लैंड यूज़ जो है वो आपकी वो कम हो जाएगी ग्रीन की, और दूसरा ये है कि जी अगर आप वर्टिकली जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है लोगों को करना चाहिए कि जी अपनी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो वर्टिकली ज़्यादा करें, लैंड यूज़ को जो है ना वो हॉरिजेंटली वो कम करें, ताकि हमारा ये जो ग्रीन जो है इन्वायरमेंट ये हमारा कायम रहे। और वक्ती आपने देखा होगा कि जी लाहौर या हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, आपके जो वो नवंबर या दिसंबर के महीने में बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ पे स्मोक का की एक सूरत नया हाल पैदा हो जाती फिनोमेना है। अच्छा, अब इसमें भी मेरी एक जो मैं ऑब्जर्वेशन मेरी अपनी है कि लोगों ने क्या किया है कि जी चावल की फसल की कटाई सिर्फ ऊपर से करनी शुरू कर दी है। अच्छा। पहले आप देखेंगे कि जी वो कटाई होती थी वो पौधे के नीचे से, और उसको वो फिर जलाते नहीं थे। वो जब गंदम की बिजाई करनी है या दूसरी और की फसल, तो उसके साथ ही मिक्स हो जाता था। बल्कि अब क्या है कि जी हमने ऊपर से काटना शुरू कर दिया, वो फिर लोग जलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी पराली का वो इस्तेमाल तो वो खेत में अच्छा, ही खड़ा है। हमारे यहाँ तो इसकी तादाद कम है, इंडिया में शायद ज़्यादा है ये जलाने वाला अमल जो है। इंडिया में भी ज़्यादा है, हमारे भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यानी लोग हमारे भी ऐसे नहीं करते। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो कहते हैं जी क्या करना है जी, 5 मिनट में 1 घंटे में हम पूरा खेत जो है वो उससे वो चावल ऊपर से उठा लेते हैं, बाकी वो खड़ी रहती है पराली। और फिर वो पराली आपने अगर अगली फसल काश्त करनी है तो वो मिक्स तो नहीं हो सकती ना फसल के अंदर। सही। तो वो फिर क्या करते हैं कि उसको आग लगाते हैं। आग फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जरिया हुई है जी, और वो आपके इन्वायरमेंट को हालांकि भी पराली खराब बड़ा कर। इस्तेमाल हो सकती है, जिस तरह उसको से आप रीयूज कर सकते हैं बहुत सी चीजों वो तो के कागज बनाने में इस्तेमाल कागज होती है, कागज के गत्ता बनाने में इस्तेमाल होती है, और बड़े उसकी उसके जब फायदे मौसम नहीं हैं होता तो काफ़ी। बड़ी कीमती बिकती भी है वो। बिल्कुल। और यही चीजें जो अब हम अब रीयूज ये करेंगे, जलाएंगे लोग जो नहीं है तो ना वो बेहतर। अपना ये चारा जो बनाते हैं, साइलेज वगैरह बनाते हैं, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि अगर हम अपसाइकिल करना सीख जाएंगे, रीयूज करना सीख जाएंगे, तो हमारे बहुत से मसाइल हल असल हो जाएंगे। में हम जल्दी में होते हैं। बिल्कुल। बात यह है कि हम कहते हैं कि जी एक काम जो है ना हम अगर 15 दिन में करें कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। हम कहते हैं कि नहीं जी जल्दी करें, और फिर वो बस जल्दी में मुकाए, हम यही काम बहुत जो है इंपॉर्टेंट निबेड़ दें बात। और हाँ। वो निपटा दें फौरन से पहले काम इसी खत्म। बात बहुत पे जो है हम आपसे शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इस पर बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जो इतना लंबा बारिशों का सिलसिला चल रहा है, ये किसानों को किस तरह अफेक्ट कर रहा है और हम लोगों को किस तरह अफेक्ट करे। लेकिन रिजवान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम उसको यूटिलाइज कर लें, जो चीज़ें हमारी ऑब्वियसली क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रही हैं, और इवेंचुअली वो सिर्फ हमें अफेक्ट नहीं कर रही, वो और ममालिक को भी अफेक्ट कर रही हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे उसका अफेक्ट आ रहा है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है, इवन वी आर नॉट द कंट्रीब्यूटर्स। तो बड़ा इस चीज़ में हमें सोच समझ के लाया अमल तय करना होगा कि हम अपने माशरे को, अपने क्लाइमेट को, अपनी सोसाइटी को किस तरह सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के लिए एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से भी।
एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। ये तो है गिटार गर्ल और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। और ब्रेक के बाद वापस आए हम तो कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। और खाना पीना और सेहत ये हमारे मौसम के साथ साथ ये बड़ा कंसर्न रहता है कि हम क्या खाएं जिससे हमारी सेहत रहे। और माओं की खास तौर पर ये कोशिश होती है कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं कि उनकी सेहत बन जाए। मानूर हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे ना, तो तब मेरे दो दोस्त थे, एक की सेहत मुझसे ज़्यादा अच्छी थी और एक की मुझसे कम थी। तो जो जिसकी कम थी उसकी अम्मी कहती थी कोशिश करो कि सिकंदर जैसे हो जाओ, और सिकंदर की अम्मी कहती थी कोशिश करो कि इन जैसे हो जाओ जो कि स्मार्ट है। यानी कि जो थोड़ा सा बल्की होता है हमें हाँ। सेहतमंद वो लगता है। उसको कहते हैं जी सेहतमंद हो जाए। तो अब ये सेहतमंद होना जिसको हम बल्कि होना कहते हैं, ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। और ये सिर्फ अच्छा खाना, अच्छी खुराक की वजह से नहीं, इसके लिए और भी बहुत सारी रीजंस हैं। बिल्कुल जनाब, हम बचपन से सुनते आए हैं कि मोटापा हर बीमारी की जड़ है। अब मोटापा होता क्यों है? अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है, कुछ लोग रमज़ान में वेट लूज़ करते हैं, कुछ लोग वेट गेन कर लेते हैं। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि कुछ लोगों का कहना ये होता है जैसे कि मैं, कि मेरी तो फिज़ीक ही शुरू से ऐसी है। क्या फिज़ीक ही शुरू से ऐसी होती है या वाकई मोटा पतला होना हमारे अपने हाथ में होता है? ये जेनेटिक होता है या जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं? क्योंकि अक्सर रिजवान हमारे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा फ्रेंड लाजमी होता है जो बहुत खाता है लेकिन वो मोटा नहीं होता, और एक जो थोड़ा सा खाता है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। एक ऐसा होता है जो पानी भी पिए तो पानी की वजह से भी वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो अब ऐसा क्यों होता है, इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। फैमिली फिजिशियन है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर शहजाद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्रॉस द ग्लोब, ना सिर्फ पाकिस्तान, यूएस, यूरोपीय ममालिक, हम देखते हैं यूरोपियन ममालिक में भी ओबेसिटी, मोटापा बहुत बड़ा इशू है। मोटापा क्यों फैल रहा है पूरी दुनिया में? अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो तो होती है कि जो एक्सेसिव अर्बनाइजेशन है, यानी आपका जो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है फ्रॉम विलेजेस टू मकसद ये कि सिटीज़, और उसके साथ साथ ये है कि हमारा फूड पैटर्न चेंज हो गया। हमने बहुत ज़्यादा जो है ना रिलाई करना शुरू कर दिया जंक फूड पे, बहुत ज़्यादा हमारे शुगरी ड्रिंक्स हमारे पास ज़्यादा हो गई। उसके बाद फिर जब इतना कुछ खाने के बावजूद भी जो है ना वो हम उसको सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और वही चीज़ जो है ना फिर फैट की शक्ल में जो है वो बॉडी में स्टोर होती है। ये जो ट्रेंड है हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ का ना होना, ये इतना खतरनाक हो गया कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वजह बना। कुछ लोग खाने की वजह से या जंक फूड की वजह से मोटे नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसी वो पैदाइशी तौर पर मोटे होते हैं, या फिर एक सर्टन एज में आके जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो वो कि जिस्म फैलना शुरू हो जाता है उसमें। और जो ये वाला मोटापा है जो जंक फूड की वजह से, उस कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है उसको? देखिए, उसमें एक तो बात अभी थोड़ी देर पहले जब हो रही थी कि जेनेटिक्स भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, जीन्स जो है ना वो मकसद कि वो ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। और उसके अलावा फिर ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि कम खाते हैं लेकिन उनका वेट बहुत ज़्यादा पुट होता है, वो तो जेनेटिकली उनका मकसद है कि वो इसमें कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो है ना मोटापा ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ डिजीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से जो है ना वो हो सकता है। और बाकी लाइफस्टाइल पे अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली जो है ना उस पर फिर जो है ना वो उनका ज़्यादा
इम्पैक्ट होगा बॉडी पे और फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी जी बिल्कुल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट जी, भी जी। हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या मोटापे की वजह से डायबिटीज़ भी हो जाती है? जी, बिल्कुल होती है। डायबिटीज़ एक्चुअल मोटापे की वजह से जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स ये होता है कि आपके पास इंसुलिन तो मौजूद है जिस्म के अंदर, लेकिन वो अपना जो काम करना है, जो जाके उसने चैनल्स जो ओपन करने हैं, जाके जिस रिसेप्टर के ऊपर उसने जो है ना वो एक्ट करना है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो सकता और उसका एक्शन नहीं होगा। और ये सब कुछ जो है ना वो मोटापे की वजह से होता है। बिल्कुल सही। अब चूंकि मोटापे की वजह से, अब जैसे हम बात करते हैं कि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, माओं की खास तौर पर ख्वाहिश होती है कि बच्चा हमारा थोड़ा सा बल्की हो जाए ताकि दिखने में तो प्यारा लगे ना। अब उनको ऑयली चीज़ें भी खिलाई जाती हैं, देसी चीज़ें भी खिलाई जाती हैं, फिर साथ साथ बच्चे खुद से कार्बोरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये कितना ख़तरनाक है। और अगर कोई उसके पेरेंट्स में से डायबिटीज़ है, डायबिटिक है, तो वो बच्चों में जो कम एज के हैं, 6 साल के, 5 साल के, वो किस तरह मुतासर हो सकते हैं इससे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हमारे पास जो मकसद अक्सर पेरेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी बच्चा हमारा जो है ना वो मोटा नहीं है, वो एकदम कह देते हैं हेल्दी नहीं है। मैंने कहा जी आप ये तो नहीं कह सकते कि हेल्दी नहीं है, आपका बच्चा एक्टिव है। जी एक्टिव है, खाना पीता सही है, हाँ जी इसकी डाइट भी ठीक है। तो बस मैंने कहा और आपको क्या चाहिए? जब आपका बच्चा एक्टिव है तो ये तो फिर वो हेल्दी होना ज़रूरी नहीं है, मोटा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बात ये होती है कि उसमें अब हमारे पेरेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ उनको जो है ना बार बार खिलाते रहते हैं और ताकि बच्चा मोटा हो जाए, तो अक्सर उनको यही बताया जाता है कि बीमारियां जो है ना वो ज़्यादा मोटापे की वजह से होती हैं। और जैसे आपने बात की कि अगर एक पेरेंट जो है ना वो डायबिटिक है, तो उनमें चांसेस होते हैं 19 to 20% तक चांसेस होते हैं कि वो उनका ऑफस्प्रिंग्स जो है ना वो डायबिटिक होंगे। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो 80 to 90% तक चांसेस होते हैं कि आपके जितने बच्चे हैं वो डायबिटिक हो सकते हैं जी। अब सही। जितने भी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ है, सर्दियों के कपड़े रखे गए हैं बच्चों के, तो slim हो और गए। वो सिंगल लेयर में आए हैं, तो वो माओ को और ज़रा फिक्र होती है कि हमारा बच्चा इतना कमज़ोर और क्यों है। उन बच्चों को ओवर ईटिंग कराई जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी वो बच्चे जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि ये कमज़ोर हो गए हैं, या वैसे भी बच्चे गुपलू गुपलू अच्छे लगते हैं लोगों को तो ज़्यादा खिलाते रहते हैं। एक और चीज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह हम अभी इस सेगमेंट के स्टार्ट में बात कर रहे थे, जी। फिजिक है ही ऐसी, कुछ बच्चे जैसे पैदा होते हैं वो मोटे पैदा होते हैं, और वो जो है बड़े होके भी एडल्ट होके भी मोटे ही रहते हैं। या समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि बॉडी पे जब हम मोटापे के हवाले से बात करते हैं तो कुछ लोगों की प्रॉपर पूरी बॉडी मोटी होती है और कुछ लोगों की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ज़्यादा फैट्स होते हैं, जैसे कि पेट पे, जैसे कि बाजुओं पे, जैसे कि आपके लोअर बैक पे। तो क्या ये भी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किसी बीमारी की तरफ जो है इसका भी वो होता है कि कोई अलार्म दे रही है आपकी बॉडी की इस जगह पे ज़्यादा फैट आ रहा है, फेस आपका कम है, बाजू कम है, पेट पे ज़्यादा फैट आ रहा है, ये भी रीज़न होती है? देखिए, इसमें मोस्टली जो है ना वो पेट का जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस होता है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। वो जितना ज़्यादा होगा उतना जो है ना उसका मतलब ये है कि आपके फ़ैट ज़्यादा है। और उसके अलावा उसके साथ साथ आप के एक तो एब्डोमेन पे फ़ैट ज़्यादा है, दूसरा जो होता है ना वो ये होता है कि विसरास जो है ना उनके ऊपर फ़ैट है, और विसरल फ़ैट जो है ना वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है डायबिटीज़ के लिए। और उसी से जो है ना वो तमाम की तमाम इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें होती हैं जी। सही सही। तो अब इसमें जो मोटापे को कम करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे मानूर ने कहा कि पैदाइशी तौर पर मोटे हैं और वो उनका पूरे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, वो लोगों की बातें सुन सुन के कोशिश करते हैं कि जिम जाएं, कुछ ऐसी चीज़ खाएं, अपनी डाइट करें कि वो स्लिम हो जाए। ये कितना खतरनाक हो सकता है उनकी सेहत के लिए? देखिए, इसमें ये वैसे तो हेल्पफुल होता है, ठीक अच्छा। है ना। एक तो हम जीन्स को तो नहीं चेंज कर सकते बिल्कुल। ना, ठीक है। अगर जेनेटिकली उसमें मोटापा है तो वो ये कर सकता है कि अपने उस मोटापे को काफ़ी हद तक कम करे। मोटापा और एक ओवरवेट होना थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, जी। ठीक है ना। अब हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं BMI, बेजल मास इंडेक्स, ठीक है ना, बॉडी मास इंडेक्स जो है ना, उसको जो है ना वो ये बॉडी मास इंडेक्स जो है ना हमारा कट ऑफ जो है इसका पाकिस्तानी कम्युनिटी में वो 23.9 है। ये कैलकुलेट हम करते हैं इसको बॉडी वेट से, हाइट से और एज से, जी। ठीक है ना। अब 24 से लेकर और 29.9 तक जो है ना इसको हम कहते हैं ओवरवेट है। ठीक है। मसल उसका मसल मास ज़्यादा है, मोटा नहीं है लेकिन मसल मास ज़्यादा है। अगर जहाँ BMI 30 से ऊपर जाता है वो मोटापा स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो जो वेट रिड्यूस करना
ये सारी चीज़ें करना ये बेनिफिशियल होता है बजाय इसके कि ये कोई नुकसानदेह हो। सही। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वेट लूज़ करने के लिए, और बहुत से लोग ट्राई भी करते हैं वो प्रोडक्ट्स, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कुछ, चले डाइट तो इट्स अ नेचुरल वे, बट नेचुरल वे के अलावा नेचुरल चीज़ों की तरफ बहुत जा रहे होते हैं। उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या क्या वो बेहतर होते हैं? और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि लोग सर्जरीज भी कराते हैं अपनी बॉडी का फैट रिमूव करवाने के लिए, या एक अक्सर बात की जाती है कि मैदे का मुंह बड़ा है तो वो कम करवाया जाता है ताकि मैदे का साइज कम कर दें, भूख ना ज़्यादा लगे। इसमें एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ना। उसका ये है कि एक पोर्शन जो होता है ना स्टमक का, अपर पोर्शन, उसको रिमूव कर देते हैं और स्टमक को जो है ना बजाय इसके एक ऑर्गन की तरह से उसको एक ट्यूब बना देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। ये इससे काफ़ी हद तक वज़न कम होता है, लेकिन इसकी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये हर पेशेंट के लिए नहीं होता। ये उन पेशेंट के लिए जिनका BMI 35 या 40 से ज़्यादा है, उनको तो हम कहते हैं कि जी आप इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल है 30, 32, 33 का, उसको हम यही कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, आप जिम ज्वाइन करें, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें करने से जो है ना वो उनका जो है ना वेट वो बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो इम्बैलेंस हमने क्रिएट किया है जंक फूड का और बेवक्त का खाना जो है, ख़ासतौर पर रात में लेट नाइट खाना, जी, बहुत सारे लोग खाते हैं लेकिन फिर जब एहसास होता है कि वज़न ज़्यादा हो गया तो वो एकदम डाइट पे चले जाते हैं, और डाइट भी ऐसी कि उसमें सिर्फ या तो वेजिटेबल्स ले रहे हैं या फ्रूट ले रहे हैं, या वो अगर खाना भी खा रहे हैं तो प्रोटीन इंटेक या फैट्स इंटेक, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या वो भी बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है ये चीज़? जी लाजमी बात है। मकसद देखिए, जब आप एक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, यानी आपके पोर्शंस हैं, आपने 30-35% जो है ना वो फैट लेना है, उसके अलावा फिर 40-45% आपने जो है ना प्रोटीन लेना है, उसके बाद फिर बाकी आपने जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लेनी है। तो वो अगर आप नहीं ले रहे हैं और बिल्कुल आप सब चीज़ें, तो वीकनेस तो हो जाएगी, मसल मास कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उससे मकसद देखिए प्रॉब्लम करती सही। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात करते हैं कि हर एक की अपनी फिजिक होती है, तो टीन एज में लड़के और लड़कियां समटाइम्स बहुत थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, और अक्सर औकात वो कहीं भी जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि इसको केले और खजूर का शेक पिलाओ, और कद बढ़ रहा होता है तो वेट कम हो रहा होता है, और उन लड़कों पे भी और लड़कियों पे भी प्रेशर होता है कि वेट गेन करना है। जी बिल्कुल। अब उनके पेरेंट्स या वो खुद भी या तो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स की तरफ जा रहे होते हैं अगर वो जिम स्टार्ट कर ले, या वो बहुत हैवी मिल्क शेक पी रहे होते हैं, तो क्या वो चीज़ भी उसके उनके लिए डायबिटीज़ का बायस बन सकता है? क्योंकि इवेंचुअली वो वेट तो गेन नहीं कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी फिजिक क्या, वो टाइमिंग ऐसी होती है, फेज ऐसा होता है, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा हैवी खुराकें उनको अफेक्ट कर रही होती हैं? देखिए, अब एक तो बात जिस तरह से आपने कहा, मकसद आर्टिफिशियल प्रोटीन्स और ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मकसद ये आपके इसको हम कहते हैं कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो आपकी किडनीज़ है उसको डैमेज कर सकती हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी उसकी जो है ना लिवर को डैमेज कर सकती हैं, ये चीज़ें तो नहीं। लेकिन एक्सेस ज़ाहिरी बात है कि हर चीज़ की बुरी है। अगर आप मिल्क शेक और ये शुगरी ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा लेना शुरू कर देंगी, चाहे वो मकसद देखिए नेचुरल फॉर्म में है, लेकिन उसका डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो है ना वो होगा और डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। चाय में चीनी या मिठाई, और ईद पर तो सब ने खूब मीठी ईद थी और सवैयाँ भी खाई हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो अब फीकी चाय पीते हैं या मीठा नहीं खाते, वो कहते हैं कि शुगर का हमारे पूरे बॉडी में जो टेस्ट है वो ज़बान से अलावा इसका कोई काम नहीं है, सिवाय इसके कि हमारी इंसुलिन को फाइट करना पड़ता है इससे। नहीं, उसमें लेकिन शुगर जो आपके पास आप शुगर खा रहे हैं वो आपके लिए एक एनर्जी का सोर्स भी तो है। अच्छा। आपकी ब्रेन वर्किंग में, लेकिन एक हद तक आपने करना है ना उसको, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो वो तो नुकसान देगा। अब ब्रेन फंक्शन जो है ना वो भी शुगर के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा। आपके मसल्स फंक्शन शुगर के बगैर नहीं हो सकते, आपकी एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अगर आप बिल्कुल ही मकसद देखिए वो करेंगे और शुगर जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो फिर प्रॉब्लम कर तो सकते इसमें ये मैटर नहीं करता कि ये प्रोसेस शुगर हो या फिर नेचुरल जो नहीं, वो तो obtained sugar है वो? डेफिनेटली उसको तो मकसद देखिए प्रोसेस शुगर जो है ना उसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा ना, उससे तो बहुत ज़्यादा एकदम ब्लड शुगर जो है ना वो शूट करते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हम ओबेसिटी के हवाले से बात करें, वहाँ पे एक टर्म ये भी यूज़ होती है जब हम बहुत ज़्यादा वेट लॉस पे जा रहे होती है, हमारी वेट लॉस जर्नी में हम पहुँचते हैं साइज 0 पे। जी, और ये जब हम बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि बस हमने वज़न कम करना है, और हम देखते हैं कि समटाइम्स तो हम इतना स्वेयर वज़न कम कर लेते हैं, तो क्या इज़ इट हेल्दी? और अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके एग्रेसिव रूटीन की वजह से होता है, तो जब आप वो रूटीन छोड़ें तो फिर आप
आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ऐसा फील होता है जैसे बैलून है, एक साथ बढ़ गया फिर फौरन कम हो गया। बिल्कुल ऐसे क्या ही। ये भी आपका, जब आप बहुत एग्रेसिव रूटीन डाइट की फॉलो करें तो छोड़ें, तो क्या ये भी मोटापे का बायस बन ये सकता है? लाजमी बात है कि मकसद ये कि इससे तो मोटापा होता ही हो। मकसद जिस वक्त आपने एक दफ़ा अगर वज़न कम कर लिया तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए वही रूटीन अपनानी है जो कि आप पहले से करते हुए आए हैं। मकसद ये नहीं अब आपका वज़न डाउन हो गया और आपने उसके बाद फिर अपनी डाइट शाइट मकसद दोबारा से वही कर दी जो पहले थी, तो फिर तो डेफिनेटली वज़न जो है ना वो बढ़ेगा। तो वो सही। उसको तो आप मकसद है कि एक वो और avoid चीज़ नहीं इसमें कर आपसे सकते। जी। पूछना चाहूँगी। आई एम श्योर रिजवान ने भी बहुत से सवालात पूछने होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल रह गया बस। अक्सर औकात ये कहा जाता है कि आप जब रात की ड्यूटी करते हैं, आप जाग रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं जो नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं, Craving आपके क्रेविंग भी होती है, लिवर पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो खून के बजाय ज़्यादा फैट्स की तरफ जा रहा होता है। ये मिथ्स हैं या ये ट्रू है? और अगर जो लोग रात की ड्यूटी करें फिर वो कैसे अपना लाइफस्टाइल रखें कि वो वेट ना गेन करें? देखिए उसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो हम बात करते हैं जिस वक्त जब भी हम डायबिटीज़ या वेट रिडक्शन की बात करते हैं वहाँ हम सारी चीज़ों के साथ साथ हम प्रॉपर स्लीप की बात करते हैं कि आपने 7-8 घंटे जो है ना वो प्रॉपर स्लीप लेनी है। उसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे एक कार्टिजोल हार्मोन है, ठीक है ना, वो उसकी रिलीज़ ज़्यादा हो जाती है टेंशन की वजह से या प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से कार्टिजोल रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना वो आपकी फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से प्रॉपर स्लीप तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ें और भी मकसद है कि साइंटिफिक इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जिस वक्त कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ नाइट टाइम में रिलीज़ होते हैं जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स जो है ना वो डे में अगर आप नींद पूरी करते हैं तो लेकिन वो डे में रिलीज़ नहीं होते, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। आपकी बॉडी एक जिस तरह से आप ये समझ रहे हैं कि वो मेंटेन कर रहे हैं आपकी फंक्शन को, पूरे दिन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं रात में अगर आप मकसद देखिए सो रहे हैं तो। डॉक्टर साहब आपने बात की है बड़ी मज़ेदार सी कि रात को नींद ना आना जी हाइपरटेंशन का बायस होता है, जी बिल्कुल और हाइपरटेंशन की वजह से भी नींद नहीं आती। नहीं आती जी। इसको कैसे रोका जा सके? और ख़ास तौर पर अगर हम इन लोगों को देखें जो मोटापे का शिकार हैं, वो इस टेंशन में नहीं सो पाते, फिर बहुत से लोगों को हाइपरटेंशन के साथ साथ डिप्रेशन शुरू हो जाता डिप्रेशन है, शुरू हो जाता है जी। उसकी वजह से भी नींद नहीं आती बिल्कुल है। ऐसे ही है। वो क्या इस हवाले से करें? और साथ ही साथ शुगर, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि डायबिटीज रिवर्स भी हो जाती है, रिवर्सल का भी क्या ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल। अच्छा, रिवर्सल में जो चीज़ें हैं ना अब मतलब बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो रही हैं जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं और लोग फिर हमारे पास आ रहे हैं कि हमने जो है ना ये करना ही करना है। अब जैसे आपने जो है ना वो उसकी जो हमारी मेटाबॉलिक सर्जरी की बात की आपने, ठीक है ना, स्टमक सर्जरी की बात छोटा की, करना है, स्टमक छोटा करना। अब वो ये होता है कि हर पेशेंट्स के लिए वो नहीं होती हैं, ठीक है। अब एक शख्स है जिसकी के 15-20 साल की हिस्ट्री है शुगर की, ठीक है, वो आ जाए कि जी मैंने रिवर्सल पे जाना है, तो वो रिवर्सल नहीं हो सकता, ठीक है। रिवर्सल सिर्फ उन लोगों का होगा जिनकी एक जो है ना वो शॉर्ट हिस्ट्री है, 3-4 साल की जो है ना वो डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, और उसके अलावा ये है कि उनका जो उनकी एज है वो कम है, यानी कि ना, ठीक है, 20-25 साल 30 साल के अंदर अंदर अगर वो है तो वो रिवर्सल हो सकती है। उसमें रिवर्सल में जो है ना वो यही होता है कि आप, हम इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपने 16 घंटे की, मकसद है कि आप 8 घंटे खाएं और अपना क्या नाम है उसका वो बाकी 16 घंटे नहीं खाएं, या फिर ये होता है कि एक दिन आप खाना खाएं, दूसरे दिन आप जस्ट रोज़ा रख लें, या फिर पूरे 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ आपने पानी और थोड़ा बहुत फ्रूट और इस तरह की चीज़ें लेनी है ना। बिल्कुल सही। तो ये इसको हम रिवर्स इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी अगर आप ये कहें कि जी 15-20 साल की हिस्ट्री के साथ हमारे पास आ रहा है तो उसकी रिवर्सल इम्पॉसिबल है जी। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद ताहिर साहब, आप तशरीफ़ लाए और मोटापे के हवाले से ख़ास और बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस पर बात की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 23-24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में जो मुमकिन है रिवर्सल, तब तक तो इंसान डिनाइल मूड में होता है कि उससे तो कोई बीमारी लाहक हो ही नहीं सकती, और अगर कोई बीमारी होगी तो वो उसे शिकस्त दे देगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो बीमारी को डायग्नोज करना, फिर उसका इलाज करना, और इलाज से ज़्यादा बेहतर एहतियात है। बिल्कुल जनाब, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो एहतियात करें, अपने वेट के हवाले से एहतियात करें, अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से एहतियात करें। हम बढ़ते हैं एक न्यूज़ ब्रेक की जानिब, उसके बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोटापे के हवाले से। अब हम थोड़ी देर बाद ये भी बात करेंगे कि मोटापा होता क्यों है, लेकिन आज कैसे कौन लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि मोटे हो जाए? तो मोटी और वेट को वो करके कि देखा जाए ना, तो कौन है जो हमें मोटा होने के हवाले से जो बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहे होते हैं, और मजे मजे की डिशेस हमारे सामने आ रही तो होती क्या हैं। करे फिर बंदा। वही बात है और जब वो ऐसे खुशबू टाइम पे आँख आती से है, ऐसे टाइम पे आती है जब आप बिल्कुल फ्री होकर सोशल मीडिया देख रहे हो। बिल्कुल, और भूख लग जाती है देख के। खैर, हम इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मंडे को एक चीज़ खास होती है और वो खास होते हैं हमारे साथ मज़र शहजाद साहब। और मज़र शहजाद साहब ने आज भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मज़र साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते वालेकुम हैं। सलाम। कोई और मोटा हो ना हो, पिछले कई प्रोग्रामों से मैं देख रहा हूँ कि कुकिंग कोई इस तरह की खुशबुएं आप ऐसे बिखेरते हैं कि मैं भी खाना शुरू कर दूंगा और मोटा हो जाऊंगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और आज आपका प्रोग्राम यकीनी तौर पर हम आपसे जानेंगे, देखेंगे बल्कि आपका प्रोग्राम क्या है और आप आज क्या पेश करने जा रहे हैं। चलें, कुछ सीक्रेट्स हैं, मैं देखता हूँ कि आज क्या बनता है। बिल्कुल ठीक है। और अब हम कुछ बात करेंगे जिससे हमने ब्रेक के बाद आगाज़ किया था कि वो कौन सी डिशेस हैं या वो कौन सी वीडियोस हैं जिसमें मज़ेदार से खाने हमारे वैसे सामने आते हैं। रिजवान, जहां हम डिशेस और वीडियोस के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि ये भी आर्ट है। कहते हैं कुकिंग इज एन आर्ट। It is an art। जब और हम उनको आर्ट पेश के करना हवाले है। से बात करते हैं तो आज के दिन के हवाले से भी बात करनी है। बिल्कुल जी। और आज है आर्ट का आलमी यूनिवर्सल वर्ल्ड आर्ट डे। बिल्कुल। और 2019 में पहली दफ़ा इसका आगाज़ किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। और बाकायदा तौर पर फ़नकारों को जो किसी भी तरह से फ़न का मुज़ाहरा करते हैं, चाहे वो फ़न पारे तख्लीक करते हैं या फिर वो म्यूज़िक बनाते हैं, वीडियोज़ क्रिएट करते हैं, किसी भी किस्म का क्रिएटिव काम करते हैं, वो आर्टिस्ट हैं। आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने का, उनके फ़न की को तस्लीम करने का, खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। और ये आज किसी खास की बर्थडे भी जी, है। और ये खास है जी, मुसव्विर है लियोनार्डो डॉसी, जिसके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं। मोनालिसा एक पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया और आज उनका बर्थडे होता है। तो आज के दिन वर्ल्ड आर्ट डे भी मनाया जाता है ताकि ख़ास तौर पे आर्ट के हवाले से बात की जाए, आर्ट को प्रमोट किया जा सके और ख़ास तौर पे क्वालिटी इन आर्ट के हवाले से बात की जा सके। जब हम आर्ट के लिए बात करते हैं तो रिजवान, हम देखते हैं कि आर्टिस्ट की हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने सीनियर से हमेशा ये बात सुनते हैं कि आर्टिस्ट की जब आप हौसला अफजाई करते हैं तो उसका आर्ट निखरता है। इसीलिए आज का दिन मनाया जाता है कि वो आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट सिर्फ मुसव्विर नहीं होता, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में हम देखते हैं आर्टिस्ट। और सिर्फ आजकल हम देख रहे हैं कि अगर कोई पोर्ट्रेट बनाना हो, समटाइम्स वो हम देखते हैं कि माचिस के तिनकों से बनाया जाता है, समटाइम्स वो क्रिस्टल से बनाया जा रहा है, समटाइम्स वो पेंट के जरिए बनाया जा रहा है। तो आर्ट ने डिफरेंट कीमों के फॉर्म्स जो जरिए है भी exactly। लोगों ने बनाए हैं, ऐसे ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। और हम देखते हैं कि आर्ट के इस फन को तस्लीम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत सारे इकदाम किए हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो कि निगलेक्ट होते थे, उनके लिए बहुत सारे पैकेजेस, उनको सेहत के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान ने भी इकदाम किए हैं। 2019 से इस दिन का बाकायदा आगाज़ हुआ था। और जो मोनालिसा का पोर्ट्रेट जिसका आपने जिक्र किया है, आज भी उसको देखने के लिए लोग कतारों में खड़े होते हैं। बिल्कुल जनाब, और कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा शाहकार है आर्ट का। और ऑब्वियसली जब हम शाहकार के हवाले से बात करते हैं तो आर्टिस्ट की हर चीज़ जो होती है वो शाहकार होती है। और आज का दिन आर्टिस्ट को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। हमारे दरमियान भी आर्टिस्ट मौजूद है और आर्ट किसी भी टाइप की क्या हम होती भी है। आर्टिस्ट हैं? बिल्कुल जनाब, हम भी आर्टिस्ट हैं और हम अपने आप को खिराज तहसीन पेश कर लेते हैं आज के दिन, है ना रिजवान? चलिए वो जी। कहते हैं ना, जब अक्सर औकात हम इवेंट्स में होते हैं, कहते हैं अपने लिए क्लैपिंग करें, तो वो क्लैपिंग बड़ी जोरदार होती हाँ, है। खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ुद को बकअप करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सब लोग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो हमारे कैमरा पर्सन्स हों, चाहे वो हमारे एमसीआर में बैठे हों, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग टीम हो, क्योंकि एक आर्ट के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। हम अपने बैकग्राउंड से देखें, अपनी स्क्रीन पे देखें, कलर्स के हवाले से देखें, एस्थेटिक्स के हवाले से देखें, तो हम तमाम आर्टिस्ट मिलके आपकी एंटरटेनमेंट के लिए सोर्सेज क्रिएट करते हैं ताकि इंफरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट आप लोगों को और अगर provide हमने की जा किसी को सके। कुछ कहना भी हो तो हम कहते हैं ये बहुत बड़ा फनकार है और तंज़िया तौर पर भी कहते हैं। चलिए अब फ़न की बात करते हैं। तो फ़न है पेश करना, सामने लाना और चीज़ों को उनके असली रूप में दिखाना या मुनफरिद रूप में दिखाना। तो फूड व्लॉगिंग भी एक ऐसा ही शोबा है जिसमें खाने के हवाले से कहा जाता है कि खाने की प्रेजेंटेशन जो है वो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। मज़र साहब ने खुशबू की बात की थी, खुशबू भी भूख का बायस बनती है, लेकिन जो खाने को पेश करना और फिर जिस तरह से वो तैयार किया जाता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये शवारमा तैयार हो रहा है या रोल पराठा तैयार हो रहा है, तो इसका तैयार होने का मरहला बहुत सारे लोगों के लिए उनके मुंह में पानी आ जाता है और फिर उनके लिए बात करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम ये वीलॉग्स बनाने वालों से खुद बात करें कि ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। बिल्कुल जनाब, ये आइडियाज़ और जिस तरह वो कवर कर रहे होते हैं उस चीज़ को,
दिखा रहे होते हैं और वो बाकायदा ये सोच के दिखाया जाता है कि देखने वाले के मुंह में पानी है और देखने वाला फौरन अंदर आ जाए। हम बात कर रहे हैं फूड व्लॉगर की, और फूड व्लॉगर्स के हवाले से जैसे हमारे माइंड में नाम आता है हम कहते हैं मुफ्त खाना, है ना। तो फूड व्लॉगर आज हमारे दरमियान मौजूद है, उनसे जानते हैं मुफ्त खाना या नहीं। और आज हमें ज्वाइन किया है नबील अहमद ने, जो कि फूड व्लॉगर है। नबील, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। नबील, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, फूड व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की, कब की? खाने पीने का शौक था या अक्सर औकात हम तो जब खाना बनाते हैं तो तस्वीरें खींच लेते हैं? क्या आप भी खाना खाते थे वो जिस तरह हम शुरू में तस्वीरें खींचते हैं, तब से शौक पड़ा या क्या मोटिवेशन थी? अच्छा, मुझे लाइक फॉर मी पर्सनली इट वाज लाइक कि मुझे शुरू से ही ना चीज़ें डिफरेंट एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं इट ऑल हैपेंड फ्रॉम बैक इन द यूनिवर्सिटी डेज, मतलब यूनिवर्सिटी के ज़माने के अंदर फ्रेंड्स के साथ आप होते हो, और मैं शुरू से ही बड़ा ना वो आप कह लें कि रहा हूँ क्रिएटिव टाइप ऑफ बंदा। तो ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, तो वो पता है आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो वो आपने कहीं ना कहीं यूटिलाइज करनी होती है। तो वो फ्रेंड्स के साथ कोई भी न्यू कैफ़े पॉपअप हुआ है तो कहते थे चलो यार उधर चलते हैं, उधर जाके फूड ट्राई करते हैं। यूनिवर्सिटी की आपको पता है गैदरिंग भी उस तरह की होती है, तो वो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और फिर एक्सप्लोर करते करते चीज़ें लाइक आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉग बन गया, एंड द जर्नी इज़ हेयर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो ये बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि एक जगह हमने खाना खाया, उसका स्टैंडर्ड पता चल गया, टेस्ट पता चल गया, और हमें वहाँ जाना पसंद है, उसका एम्बियंस पसंद है, और उसके अलावा नई चीज़ ट्राई नहीं करनी। फिर एक ट्रेंड शुरू हुआ बहुत सारे कैफ़ेज़ का, और लेकिन उन कैफ़ेज़ ने रिस्ट्रिक्ट किया कि आप किचन तक नहीं जा सकते। अब जो चीज़ आपके सामने है, हम देखते हैं बहुत सारे खासतौर पर स्टूडेंट्स ही कहीं पर भी अगर खाना खाने जाएं तो सबसे पहले तस्वीरें ही आती हैं सोशल मीडिया पर। तो किचन तक एक्सेस है? किचन तक एक्सेस बिल्कुल है, और अब मेरे ख्याल से हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ थिंग जिसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे जितने भी लोग थे जिन्होंने हिडन किचन रखे हुए थे, वो भी अभी ऐसा ऐसा ओपन किचन के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। कि हम लोगों को बताएं कि भाई हमारा फूड कितना हाइजीनिकली सर्व होता है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। आजकल का जो टाइम है ना, वो ऐसा ऐसा चीज़ें चेंज हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, वैसे नबील, जब हम देखते हैं फूड व्लॉगिंग, अब ये एक बड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। हमारे सामने 30 सेकंड की एक रील आई, लेकिन उसके पीछे आपके ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, फिर आपने उसको बनते, फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसे खाना भी तो होता है। तो वो ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं, खाने का टाइम ये भी तो कैलकुलेट होता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और मैं मानूर अक्सर कहेंगी- सोचती हूँ, मानूर कहेंगी कि वीडियो बनेगी, रॉ वीडियो होगी, उसको एडिट करेंगे, उसमें ट्रांजिशंस लगेंगे, म्यूजिक लगेगा। लेकिन रिजवान, आपने कभी खुद भी ये देखिए नोटिस किया होगा कि एक व्लॉगर होते हैं और सामने उसका टेबल भरा हुआ होता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये सब खाने में भी तो उसको कितना टाइम लगता होगा। तो बेसिकली इट्स अ फुल टाइम थिंग। क्या ये पार्ट टाइम लेके चलते हैं जॉब के साथ या अपनी और एक्टिविटीज के साथ, या इट इज अ फुल टाइम थिंग दैट यू हैव टू गो समवेयर, यू हैव टू बाय फूड और फिर आपने उसकी सारी वीडियो बनानी? अच्छा, फॉर नाउ अभी तो मैंने इसको लाइक फुल टाइम अपना करियर बना लिया है, बिकॉज यू नो सोशल मीडिया इज़ अ करियर, ठीक है, जो कि मतलब काफ़ी आपको हैंडसम पे भी कर रहा होता है। देन व्हाई नॉट, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, तो फिर आपको करनी भी चाहिए। तो मैंने अभी मतलब आई हैव टेकन इट टू अ फुल टाइम जॉब। लेकिन पहले डेफिनेटली जब व्हेन आई स्टार्टेड तो पार्ट टाइम चीज़ें ही चल रही थी, यूनिवर्सिटी थी, साथ साथ ये भी चल रहा था। लेकिन अभी ये कि फुल टाइम वो चल रहा है। तो जिस नबील ने स्टार्ट किया था उस नबील में और आज जो हमारे सामने नबील बैठा है, इसमें कितना फ़र्क है? इसके अंदर बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअल ले रहे होते हो, फ़न के लिए ले रहे होते हो, तो वो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए डिफरेंट होती है। लेकिन जब आपको एक चीज़ के लिए पे किया जा रहा होता है, तब आपने बड़ा माइन्यूटली प्रिसाइजली चीज़ों को देखना होता है। तो अभी वाले नबील के अंदर मेरे ख्याल से आई एम मोर, आप कह लें कि ज़्यादा वो हो चुका है चीज़ों को लेकर ना, कीन हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मैं देख रहा होता हूँ टेस्ट भी, बिकॉज डेफिनेटली आपने चीज़ एक दूसरे बंदे को रिकमेंड करनी है, तो आई ट्राई कि मेरी रिकमेंडेशन ऐसी हो कि किसी दूसरे के पैसे भी ज़ाया ना हो, वो जब जाके ट्राई करे। बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है आप रिकमेंड तो कर देते हो, हाँ। लेकिन लोग जाते हैं, उनका बुरा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा आपको बैकलैश भी कर रहे होते हैं कि नहीं इसके कहने के ऊपर मैं गया हूं। तो आपका वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत ज्यादा और ये भी मैटर कर कहा रहा जाता होता है कि जो व्लॉगर्स होते हैं उनको मजेदार खाना दे दिया जाता है और बाकी लोगों को जो पेड है व्लॉग बनवाया जाता वो है। या पेड रिव्यूज भी होते हैं, पेड व्लॉग्स। अच्छा, इन माय केस व्हाट आई डू इज कि मैं ये करता हूं कि आपको पता है कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, अगर वो 10 डिशेस सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 की 10 अच्छी नहीं हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर 1-2 डिशेस ज़रूर अच्छी होंगी। लेट्स सपोज अगर किसी ने मुझे पेट बुलाया, तो व्हाट आई डू इज़ कि जो मुझे अच्छी लगी है, मैं अपनी रिकमेंडेशन ट्राई करके वो लोगों तक पहुंचा देता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ, ये चीज़ ट्राई करें, ये इनकी बेस्ट है, बाकी के बारे में फिर जैसे सिग्नेचर होता है, किसी एक सिग्नेचर रेस्टोरेंट होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी की कढ़ाई अच्छी है, किसी का फास्ट फूड अच्छा है, और किसी की आइसक्रीम अच्छी है, या किसी क्योंकि की मैं कॉफी इन बहुत चीज़ों अच्छी को है। देख रहा होता हूँ कि एक जो बिजनेस रेस्टोरेंट है ना, वो एक पूरा बिजनेस है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप उसके बारे में नेगेटिव कह रहे हो तो वो बड़ा एक इम्पैक्ट करता है, बिकॉज डेफिनेटली वर्कर्स हैं वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पूरा उन्होंने मतलब अपना सेटअप क्रिएट किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होता है। जैसे नेगेटिव बैशिंग एकदम से अगर कर दें, तो आप डेफिनेटली चीज़ों को थोड़ा सा आपको मुझे लगता है ब्लैकमेलिंग भी होती है ना, चांस कि आप अगर बिल्कुल होती है, अगर बिल्कुल फूड होती फ्री है। नहीं देंगे या आप हमें वीडियो नहीं बनाने देंगे, तो हम आपके जो एक आपका बना हुआ है
रेपुटेशन बनी है, हम उसको ख़राब भी कर सकते Good हैं। idea. व्लॉगर्स ये कहते Very हैं good idea. व्लॉगर्स करते हैं ऐसे, हमने इंटरनेशनली भी देखा है कि अगर ऐसा होता होटल्स में जाकर लोग अगर उनको कंपनसेट नहीं किया जाता या डिस्काउंट स्पेशल डिस्काउंट्स नहीं दिए जाते तो वो थ्रेटन करते हैं इस तरह से। बिल्कुल करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी मतलब जब आप प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर चल रहे हो तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं चीज़ों को बड़ा कीनली देख रहा होता हूँ, तो मैं खैर इस चीज़ के अंदर नहीं हूँ। बाकी अगर लोग करते होंगे तो उसका फिर लेकिन क्या कर नबील, अब सकते आप देखिए जैसे फूड व्लॉगिंग होती है, पीपल आर डूइंग इट पार्ट टाइम एज वेल, इसका बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं एक्सटेंसिव। पहले कुछ व्लॉगर्स होते थे और उन्हीं के ऊपर सबकी नज़रें होती थी, वही फोकस में होते थे। अब बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा। इवन एक शहर में अगर इस्लामाबाद का देखा जाए या सिर्फ कराची का या लाहौर का देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ व्लॉगर्स। True. कोई रेस्टोरेंट लॉन्च होता है तो हम हैरान हो जाते हैं देख के कि इतने ज़्यादा, और सिर्फ टॉप के अगर आप जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो व्लॉगर्स बुलाएं तो वो भी हंड्रेड्स में। तो अब बेसिकली हम जब भी कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो बड़े एक सवाल पूछते हैं, बड़ा अनोइंग सवाल है कि इसका स्कोप क्या है। हमसे अक्सर हमारी डिग्री का भी पूछा जाता है, अब इसका स्कोप क्या है इसका, बिकॉज आपको पैसे मिल रहे हैं एंड यू आर डूइंग थिंग, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि जिस पे आप फ्यूचर में भी रिलाई कर सकते हैं। लाइक आप हवा, इसको कहते हैं हवाई रोजी। बिल्कुल तो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इट? स्कोप देखिए सोशल, मुझे लगता है कि अभी सोशल मीडिया का ही टाइम है, ठीक है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, आपने उस टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप उस चीज़ को ग्रैब कर ले तो मेरे ख्याल से उसका स्कोप आप कह लें कि हाँ जी इसका स्कोप हो गया और मैंने इससे फ्रूट जो है, बेनिफिट जो है वो हासिल कर लिए। तो सोशल मीडिया का अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा है, जितने भी इंस्टाग्राम के ऊपर व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड करी है, टिकटॉक का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मेरे ख्याल से अगर अभी आजकल आप ज्वाइन कर लेते हो और अगैन आप अपना एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करते हो कि आप स्टैंड आउट भी कर जाते हो, तो फिर मेरे ख्याल से आपको लाजमी करना तो वो यूनिक स्टाइल क्या है आप बताएं ना ज़रा नौजवानों को जो आना चाहते हैं। अब तो मोबाइल है, अच्छे मोबाइल हैं और वो डिजिटल कैमराज से ज़रा अच्छा काम भी करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि उनका वीलॉग वो किस आइडिया के साथ आएँ, डिफरेंटली किन फुटस्टेप्स पर चलें, आपको फॉलो करें, बाकी वीलॉगर्स को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है? अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ें जिस तरह से बात की है महानूर ने कि जितने ज़्यादा ब्लॉगर्स हैं उस तरह से बिजनेसेस भी उतने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, न्यू कैफ़ेज़ पॉपअप हो रहे हैं, न्यू स्ट्रीट फूड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बिसाइड ऑफ अ थिंग कि अगर एक ब्लॉगर ने ये चीज़ कर ली है तो अब सारे ब्लॉगर उसी चीज़ को प्रमोट करने लग जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाती है चीज़ और उसका जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, नई से नई चीज़ अगर आप लेकर आते हो मार्केट में ढूंढ के, देयर इज़ स्ट्रीट फूड। हमारा पंजाब इज़ फुल ऑफ स्ट्रीट फूड। मैं कहता हूँ आप सिंध चले जाएँ, पाकिस्तान के अंदर साग और मकई की रोटी के ऊपर, इवन के जो गुड़ बन रहा होता है उसके ऊपर भी बाकायदा ब्लॉगिंग हो रही थी। बिल्कुल, तो यूनिकनेस इज ऑल अबाउट दैट। जो चीज़ लोगों के सामने नहीं है आप वो चीज़ लेकर आएं, वो चीज़ ढूंढ के निकालें और मेरे ख्याल से फिर। और अब हम देख रहे हैं कि खास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया ने प्रॉपरली वो पाकिस्तानी फूड के हवाले से स्पेसिफिकली एक सेगमेंट स्टार्ट किए हुए हैं, ताकि जो पाकिस्तान के, जैसे आपने कहा, चाहे वो सिंधी खाने हो, पंजाबी खाने हो, पाकिस्तानी कुजीन की वीडियोस हम देख रहे होते हैं। और गुड़ की तो इस तरह वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीज़ों की बहुत हमने वीडियोस देखी भी है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करें, क्योंकि अब हार्डकोर न्यूज़ से थोड़ा लोग सॉफ्ट कोर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन नबील, इट्स अ फुल टाइम थिंग फॉर यू, तो आई वांट टू नो व्हाट इज़ योर रूटीन। आप रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज मैंने कहीं जाना है, या आपको कोई रेस्टोरेंट रीच आउट करता है, या खुद आप जाके खाना खरीदते हैं और फिर उसका व्लॉग बनाते हैं, या मोस्टली क्या होता है? एंड व्हाट्स योर रूटीन लाइक? या हाँ, हफ्ते में 2 दिन चले जाते हैं, या व्हाट इज़ लाइक दैट? अच्छा, फुल टाइम जॉब के अंदर ये होता है कि आई डू इट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। अब सारा मतलब मेरा जो वीक होता है वो प्लान्ड होता है। उसके अंदर ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स ने रीच आउट किया हुआ होता है, तो मैंने उन्हें डेट्स दी हुई होती हैं कि इस दिन मैं आऊँगा, लंच टाइम या डिनर टाइम। और मैं देखता हूँ जिस दिन मेरे पास कोई सेट स्पेसिफिक टास्क नहीं है तो उस दिन मैं बैठ के सर्च कर रहा होता हूँ, अच्छा यार आज मैंने कौन सा ब्लॉग डालना है, कि कौन सा हिडन स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना है, तो इट गोज़ लाइक दैट। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, एक तो आप डिनर भी करते हैं, लंच भी करते हैं वहीं पर, नहीं लंच भी करते हैं और डिनर भी करते हैं, दोनों चीज़ें। नाश्ता ट्राई किया, और अगर नाश्ता भी किया है तो इतना बाहर का खाकर अपनी स्मार्टनेस का राज तो बता। स्मार्टनेस, अभी वो मैं शो से पहले मानूर से बात कर रहा था कि मतलब जब आप एक फील्ड के अंदर होते हो ना और डेली बेसिस के ऊपर खाना देख देख के मतलब आप इतने हो जाते हो कि अभी मेरा खाने से बिल्कुल आप कह लें दिल उठ चुका हुआ है। ये तो अम्मियों वाला हाल है, जब हमने बनाया है, अब बाकी सब लोग खा लें, हमारा भी जी नहीं चाहता। व्हाट आई ट्राई इज कि मैं बस एक बाइट, क्योंकि सिंस आपने ट्राई करना होता है, आपने रिकमेंड करना होता है, मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पोर्शन साइज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता हूँ। सही, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर मैं एक जगह कबाब लेने गई और उन्होंने अपना उसके बाद टिफिन निकाला, तो मैं हैरान थी कि अपने कबाब नहीं खा रहे जिसको दूर से लोग लेने आते, बिकॉज वो एक रूटीन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे घर का खाते होंगे, घर का खाते हैं वो तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, क्योंकि अभी आपसे पहले हम एक डॉक्टर साहब से ओबेसिटी के हवाले से ही बात कर रहे थे। लेकिन नबील, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अब जब हम देखते हैं
फूड व्लॉगिंग में भी बड़े हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट सामने आ गए हैं। लोग पंजाबी में भी कर रहे हैं, सराइकी में भी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं, फिर फनी व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और इतनी फनी कर रहे हैं। रोस्टिंग भी कर और रहे हैं। समटाइम्स एक और चीज़, रोस्टिंग के साथ साथ एक और चीज़ भी कि खाने की वीडियो है और बातें पीछे कोई और हो रही है। तो अब लोग जो बस ताकि बात भी सुनते रहे और नज़र भी उस पर रहे, तो अब हर तरह की ऑडियंस भी है, हर तरह के व्लॉगर्स भी हैं। अब जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या नया लेके आना पड़ेगा जो कि आपको लगता है कि जिसकी स्पेस है? अच्छा, दिस इज़ द यूनिकनेस व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट बिफोर। आपने यूनिकनेस क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा पीछे कोई और बात करे और वो फूड पोर्ट्रे करे, कोई फनी बात करे, फूड पोर्ट्रे करे, तो इवेंचुअली मैसेज जो है उसका यूज़र देखने वाला, ऑल्दो वो ऑडियो से ही इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन वो साथ में फूड भी आपका देख रहा है। नीचे आप डिटेल्स के अंदर मेंशन कर देते हो कि ये रेस्टोरेंट है, ये वो, तो इवेंचुअली आपकी बात जो है वो कन्वे हो जाती है डिफरेंट पीपल के ऊपर। लेकिन अब इसके अंदर अगर डिफरेंस की बात की जाए कि किस तरह से कर सकते हैं, वो ये चीज़ होती है कि अभी भी मुझे लगता है कि स्ट्रीट फूड हमारा ना, ऑल्दो फैंसी रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और लोग बहुत ज़्यादा उन्हें लोगों को ये लगता है कि फूड ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग फैंसी रेस्टोरेंट्स, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग स्मॉल बिजनेसेस। जो लोग स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी के अंदर, अगर आप उनको एक्सप्लोर करते हो उसके ऊपर रीच भी ज़्यादा आती है। हाँ, मैं आपके भी वो वीडियो भी देख रही थी, वो जलेबियों वाला मुझे बड़ा डिफरेंट लगा कि वो एक मशीन के थ्रू हो रहा था। और एक इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस की बात की नबील ने, उसमें वो लोग जितनी मेहनत करके अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, उनको जो सपोर्ट चाहिए हमारी, ताकि हम उनसे ख़रीदारी करें और उनका बिजनेस भी चले, क्योंकि उन्होंने अपनी बेसिक्स को, जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरे करने के लिए वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ डिफरेंट आइडिया होता है, बड़ा उस पर खासियत भी होती है। अच्छा नबील, व्लॉगिंग की तरफ आते हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि आप वीडियो रिकॉर्ड करवा दी, लेकिन टेक्निकल स्टाफ डिफरेंट है उनके पास। वीडियो शूटिंग के लिए अलग से स्पेशलिस्ट है, फिर एडिटिंग के लिए और उसको पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो या फिर वो आपके सोशल मीडिया फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या बाकी चैनल्स हो, तो उसके लिए अब एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अलग से डेडिकेटेड टीम है, ये नबील ये ऑल इन वन खुद ही करते हैं? दिस इज़ अ वन मैन शो। मैं एडिट भी खुद ही कर रहा होता हूँ, रिकॉर्ड भी खुद ही कर रहा होता हूँ और पोस्ट भी खुद ही कर रहा होता हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि मुझे अभी अगर मैं किसी और से करवा भी लूँ, फॉर इंस्टेंस मेरा छोटा भाई है, वो मेरे साथ होता है ब्लॉगिंग में, वो भी मेरी हेल्प आउट करता है, लेकिन इवेंचुअली समहाउ आपके जो अपने एस्थेटिक्स होते हैं वो आपको पता है, आपका स्टोरी लाइन आपको पता है, तो वो जब आप किसी और को कन्वे कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं चीज़ कुछ और जाके बन जाती है। तो फॉर अभी फ़िलहाल मैं खुद ही इसको वन मैन शो के तौर पर ही लेके चल रहा हूँ, तो मे बी इन फ्यूचर आई माइट हायर एन टीम, तो उसको लेके चलेंगे फिर। नबील, आई वांट टू नो कि बेसिकली जब आप व्लॉगिंग करते हैं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, किस टाइम पे अपलोड करना है? इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कहा जाता है कि जब आप इंस्टा पे अपलोड कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो वो जो टॉप ट्रेंडिंग के गाने और म्यूज़िक है वो आपने ऐड करना है, या हैशटैग्स, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से रीच आए? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग रीच नहीं आती है, हम तो अपना कंटेंट अपलोड करते जा रहे हैं, दिन में 4-4 वीडियोस भी लगा रहे हैं, तो इसको कैसे लेके चलते हैं? इंस्टाग्राम का, अगर इंस्टाग्राम स्पेसिफिक इंस्टाग्राम की बात की जाए तो उसका एल्गोरिदम जो है वो हर साल चेंज होता है, वो हर 6 महीने में चेंज होता है, तो आपको बड़ा वो रहना पड़ता है अप टू डेट कि भाई अच्छा इंस्टाग्राम का अब एल्गोरिदम क्या है। इंस्टाग्राम के अब एल्गोरिदम में उन्होंने हैशटैग्स का, मतलब अब आप हैशटैग यूज़ करें ना यूज़ करें, एक ज़माना था लोग पोस्ट ऊपर थोड़ी सी डाल और के और hashtags इतने ज़्यादा 20-50 होते हैं। हैशटैग्स डाल देते होते थे, लेकिन अभी इंस्टाग्राम उसको नहीं देख रहा। लास्ट ईयर हम लोग टाइम को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते थे, लेकिन अभी इंस्टाग्राम ने अपने एल्गो से टाइम भी निकाल दिया। अच्छा। ठीक है, तो अभी इट्स ऑल व्हाट ऑल मैटर्स इज आपका कंटेंट। सिर्फ अब जितना प्रिसाइज कंटेंट होगा, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज एक 30 सेकंड्स की भी वीडियो है, उसके अंदर हम लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी है स्क्रॉलिंग की। एक टाइम था जब टेक्सटिंग की आदत होती थी, लोग सिर्फ टेक्स्ट कर रहे होते थे, लेकिन आजकल स्क्रॉलिंग का ज़माना है, तो स्क्रॉलिंग सिर्फ वो 3 सेकंड्स के लिए आप लोग खुद भी जब बैठते हैं यूज़ करते होंगे सोशल मीडिया, तो इट्स ऑल अबाउट पहले 3 सेकंड्स के अंदर अगर किसी चीज़ ने आपको अट्रैक्ट कर लिया तो आप बिल्कुल रुकेंगे, लेकिन अगर पहले 3 सेकंड के अंदर वो चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकी, देन यू जस्ट मूव ऑन। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पूरी वीडियो का जो बेस्ट शॉट है वो मैं बिल्कुल अपने स्टार्ट के अंदर डालूं, ताकि लोगों को आइडिया हो अच्छा ये क्या दिखाने वाला है। अब जिस तरह से आपने जलेबी की वीडियो देखी है तो उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने वो मशीन यूज़ की है जलेबी वाली, फिर उसके बाद मैंने फर्दर बताया कि अच्छा इसका रेट क्या है, कौन बना रहा है, क्या लोकेशन है, तो वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। एक टेक्निकल चीज़ है जो जैसे आपने कहा कि अब इनकम आ रही है तो अब ये फुल टाइम है, इनकम कितने से बाद आना शुरू हुई? बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, बड़ा एंथुसियास्टिकली करते हैं, कैमरा भी अच्छा ले लिया और मशीन भी ले ली जिस पर एडिट करना है, लेकिन उसके बाद वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने इंतज़ार करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आते तो वो मायूस हो जाते हैं। फिर क्लिक करना, वो कहते हैं किस्मत की बात है, क्लिक करने के लिए
की कौन सी है? वो पंजाबी वाली नहीं बल्कि ये अंग्रेजी वाली की, ये क्या है और कितने अरसे बाद मोनेटाइजेशन और आपकी इनकम आना शुरू होती है जिसके बाद आप इसको अपने इसको मुस्तकिल किया और परमानेंट करियर के तौर पर अपनाया? एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। अच्छा। आप जितना कंसिस्टेंट हैं उतना इंस्टाग्राम का एल्गो भी आपको उठाता है। अब लेट्स सपोज आपने एक हफ्ता एक महीना छोड़ दिया अपना काम, आप महीने बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं और दोबारा से वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं तो आपकी रीच उस तरह से नहीं आ रही होती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो अगेन ब्रांड भी आपको देख रहा होता है और बाकी डिफरेंट लोग भी देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ें समहाउ कनेक्ट कर रही होती हैं। तो जो की है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आपने कुछ ना कुछ करके लोगों को अपने साथ एंगेज करना है। वैसे डोंट यू थिंक इट्स अ मोनोपोली? देयर आर फ्यू पीपल जिनका ग्रुप होता है, वही हर जगह जा रहे होते हैं और दे आर मतलब एफिलिएटेड विद अ पीआर एजेंसी और उन्हीं को बुलाया जाता है। न्यू एंट्री के लिए जरा मुश्किल होता है। अच्छा, न्यू एंट्री के लिए इवेंचुअली योर कंटेंट हैज़ टू बी दैट परफेक्ट कि वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। व्हेन आई जॉइन डेफिनेटली देयर वाज मोनोपोली, और लोग थे जो कि काम कर रहे थे, लेकिन आपका कंटेंट इतना स्टैंड आउट करना चाहिए जो। तो नबील, इस सारे करियर में अभी तक का जो आपका करियर है उसमें कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा वीलॉग जो यादगार है और नबील के लिए मुश्किल भी रहा और फ़नी भी रहा, आसान भी रहा, व्हाटएवर? फ़नी मुश्किल बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि जब आपको कोई खाना पसंद नहीं आ रहा होता किसी जगह के ऊपर, वहाँ पर मतलब आप कहते हो कि नहीं अभी तो सर पे भी खड़े होते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, तारीफ भी करनी है, we are paid तारीफ for भी करनी है that। कि वहाँ पर क्या करें। इन माई स्टार्टिंग डेज ऐसा होता था कि जब रेस्टोरेंट ओनर्स आपको अप्रोच करते थे, आप जाते हो फूड ट्राई करने के लिए, तो वो कहते हैं आपको आपने बड़ा जेन्युइन और ऑथेंटिक रिव्यू देना है। ठीक है। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट, तो मैं उन्हें बता रहा होता था कि नहीं अच्छा आपके इस चीज़ में मसला है, इस चीज़ में मसला है। तो ऐसा ऐसा पहले तो बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा बुराइयां सुनने के बाद जस्ट लाइक दिस। तो वहाँ पे मैंने देखा कि नहीं अच्छा इतना सच भी आपको नहीं बोलना है, तो थोड़ा सा आपने चीज़ों को ना वो। तो घर में कभी रिव्यू दिया घर के खानों पे? घर पे मेरी अम्मा बेसिकली बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मतलब पूरी फैमिली के अंदर उनके खानों के चर्चे होते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट वेंट ना, मतलब मुझे खाने का वहाँ से ही ऑटोमेटिकली शौक था। तो वो डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करा रही होती थी हमें घर पे, ये वो, तो बेसिकली घर के अंदर वैसा नहीं हुआ, तो बड़ा वो इस तरह से चीज़ है। जबरदस्त और अच्छा लगा है जान के कि लड़के भी इस फील्ड में आ रहे हैं। किचन में तो जा ही रहे हैं, हमारे साथ डिफरेंट शेफ्स भी होते हैं, लेकिन फूड व्लॉगिंग में लड़के भी आ रहे हैं एंड इट्स रियली अमेजिंग एंड इट्स रियली गुड टू नो कि इट्स अ फुल टाइम जॉब एज़ वेल। मानूर, हम देखते हैं कि शायद ही कोई अम्मी हो जिसके हाथ में जायका ना हो, वरना अम्मी के हाथ में खाने का जो जायका है वो उसका पूरी दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है। और हम कहीं पर भी जाएंगे, हमें सबसे पहले अगर कहीं से मिलती जुलती खुशबू आ जाएगी तो सबसे पहले हमें याद भी अपने घर के किचन की आती है जहाँ अम्मी खाना बनाती हैं। और वो अगर पराठे बनाएं या वो साग बनाए या वो दाल बनाए या फिर वो कुछ भी बनाए, तो वो हमें कहीं ना कहीं हम उसको रिलेट कर ही रहे होते हैं। बिल्कुल। वी आर सो थैंकफुल टू यू नबील कि आप प्रोग्राम में आए Thank you और for आपने having अपनी me. फूड व्लॉगिंग जर्नी के हवाले से हमसे बात की। और हमारे साथ मजर शहजाद साहब भी मौजूद है और मजर शहजाद साहब ने क्या शानदार लगता है मजर शहजाद साहब की ना सारी की सारी ईदी जो है वो देखे खत्म हो देखे चुकी है। फूड तो हम खाएंगे जब एटीएम हमारा चलेगा। ये इन दिनों इतनी ट्रबल रही ये ईद के दिनों में खासकर, और जब भी कुछ छुट्टियाँ होती हैं जिस एटीएम पे जाओ वहाँ पे एक माजरत लिखी होती है, यहाँ तो जाला लगा हुआ है बाकायदा एटीएम के ऊपर और लोग बेचारा बैठा परेशान। तो वो एटीएम निकलेगा तो हम जाके नबील के वैसे साथ मजर साहब की जाके। बचत नहीं होगी कि एटीएम से पैसे नहीं निकले तो ईदी नहीं देनी पड़ी? अब ऐसे ये बात तो है किसी हद तक बेहतर है, लेकिन ईदी के लिए पहले अरेंज करके रखना पड़ता है, वरना आपको पता है जो तमाशा होता है उसके बच्चे जो हैं वो तो फिर कहते हैं ओहो। हमें तो नहीं मालूम कि सवाल आपने ही कहाँ से पैदा अरेंज होता करनी है, करें अरेंज और हमें चाहिए ईदी। आप किसी से उधार लें या फिर आप हमसे उधार लेके हमें ईदी दे दें, आप बाद में हमारा उधार वापस नहीं जी, लौटा आप कहते हैं दीजिएगा। तो बच्चे ट्रांसफर कर बहुत- दो। बच्चे अपना सोर्स रखते हैं कि उन्हें ईदी कैसे कलेक्ट करनी वो कहते हैं ट्रांसफर कर दो पैसे, बस अब खत्म तो बात। हाँ डिजिटल दौर ने हर चीज़ अब चेंज कर दी है, लेकिन जब भी आप एटीएम पे जाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पे अगर आप और टाइमिंग्स पे जाते हैं तो अंदर से जाके लाजमी लॉक करें। एटीएम पे जाएं उसके बाद आके अपने हाथ सैनिटाइज लाजमी करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो पब्लिक यूज़ की चीज़ होती है उस तरह इसमें जर्म्स भी उसी तरह पाए जाते हैं। हमने देखे वैसे एटीएम में सैनिटाइजर्स पड़े भी होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जी। और अब हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। ब्रेक से पहले हम मजर साहब का शुक्रिया अदा कर देते हैं। मजर साहब, अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे एटीएम इस्तेमाल करने वालों को भी और एटीएम चलाने वालों को। पैसे अल्लाह ताला निकलवाते रहे से और हमें ईदियाँ देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी दी हुई मुंतज़िर दोनों हैं। की जी। हम मुंतज़िर हैं अपनी ईदी के। और एक ब्रेक की जाने बैठते जी, हैं, ब्रेक के उसके बाद वापस आपसे। आएंगे तो कुछ हम आर्ट के हवाले से मजीद बात करेंगे। बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़।
इक्तदार के ऐवानों से उठने वाली आवाज़ों से लेकर अवाम के मसाइल तक कौन कर रहा है अवामी सियासत, माहिरीन की राय से लेंगे मुल्की मंजरनामे का जायजा। बड़ी कुर्बानियां हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। हर सेक्टर का एक मास्टर प्लान बन रहा है, अगले 1 महीने में वो रोल आउट होगा। वो एक ऐसी लीडर है जिसने कहा कि वो महंगाई के खिलाफ काम करना चाहती है। हमारी बीबी साहब वज़ीर आला बनी इस्तेमाल के अंदर, तो उन्होंने खड़े होकर कहा जितनी में वज़ीर आला ट्रेनिंग बैचेस की उतनी वज़ीर आला में पोजिशन बैचेस की। पाकिस्तान की ये सरहदी इसमें यहाँ पर भी अमन कायम हो गया, तो फिर पाकिस्तान में मुआशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल की तरफ गामजन होगा। पाकिस्तानियों के दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। बेलाग तबसरों और आज़ादाना इजहार राय के लिए सिर्फ PTV न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम जायजा। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम जो है ना आर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन रिजवान हर इंसान जो होता है उसमें एक डिफरेंट टैलेंट होता है, और हम अपने ईद शो पे तो अपने डिफरेंट गेस्ट से पूछ रहे थे कोई मुनफरिद टैलेंट बताएं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट पूछ रहे थे, बेकार टैलेंट, लेकिन कभी कभी वो बेकार टैलेंट बड़ा कारामत साबित हो जाता है, और वो इतना कारामत साबित हो जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है। और ये वो टैलेंट है जो किसी भी फील्ड में हो सकता है। हम जब भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से रिजवान बात करते हैं तो ऐसे ऐसे शाहकार और ऐसे ऐसे डिफरेंट और अजीब टैलेंट सामने आते हैं कि हम खुद हैरान। अच्छा, वो काम हम घर में करें तो शायद हमें घर से अच्छी खासी हमारी मुरम्मत भी हो जाए वालिदैन से या बड़े बहन भाइयों से कि क्या ट्राई किया जा रहा है, इसका नुकसान भी हो सकता है। और ख़ासतौर पर अगर कुछ चीज़ें नाजुक हों और उनका हम इस्तेमाल करते हुए कोई इस तरह की चीज़ ट्राई कर रहे हों जिनकी टूटने का खदशा ज़्यादा, और फिर ना सिर्फ वो टूटें बल्कि उनकी वजह से जो रायता फैलता है वो भी ज़्यादा हो जाए और ख़राब किचन ख़राब हो। बिल्कुल। अच्छा रिजवान, आपने नोटिस किया होगा जब हम अंडा निकालते हैं बनाने के लिए, हम शेल्फ पे रखते हैं और उधर मुड़े और अंडा कहीं भाग के चला गया और गिर गया, और ऑब्वियसली फिर आपको डबल काम करना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसका अंडा बिल्कुल भागता नहीं है, बल्कि अंडे के ऊपर अंडा खड़ा भी हो जाता है, और ऐसा बैलेंस रखने वाला शख्स, क्या ही बात है। हम देख रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। 6 अंडे इन्होंने सीधे बैलेंस किए हैं, और ये कारनामा 26.46 सेकंड में इन्होंने आधे मिनट से भी कम वक्त में ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। और ये एक शख्स हैं जिन्होंने 6 अंडे सीधे बैलेंस किए हैं। और हम देखते हैं कि वैसे तो अंडे को जैसे मानूर कह रही थी कि हॉरिजॉन्टली भी इसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये टिकता नहीं है, ये भाग जाता है। अब इसको उन्होंने वर्टिकली खड़ा किया है अंडों को, और ब्रायन नामी ये शख्स हैं, और 26.46 सेकंड्स में उन्होंने कारनामा सर अंजाम देकर अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है गिनीज बुक, उसमें अपना नाम दर्ज करवा दिया है। अब कहते हैं किताब अगर आपको मिल जाए तो किताब वापस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किताब बहुत कीमती सरमाया है। पेन और किताब ये कभी वापस नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी है कि अगर आपने किताब लाइब्रेरी से हासिल की है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वापस करनी है, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी की सूरत में है। और लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उससे बहुत सारे लोग इस्तेफादा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रिजवान ये भी है कि आपको जुर्माना भी हो जाएगा अगर आप वापस नहीं करेंगे। ऐसे ही हुआ, और हुआ ये कि किताब वापस की गई। अमेरिका के एक शहर से ये किताब ली गई थी, और 105 साल बाद ये किताब वापस लौटाई गई है। और अगर उस लिहाज से देखा जाए, जब ये किताब ली गई थी यानी कि 1919 में, तो तब जो है 2 सेंट फी दिन के हिसाब से इस पे जो पेनल्टी थी अगर आप लेट वापस करेंगे। और अब अगर हिसाब लगाया जाए आज तक 105 साल का, तो तकरीबन $760 जुर्माना बना है, और ये जुर्माना नहीं अदा किया गया। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि 2020 में लाइब्रेरी ने ये जुर्माना बंद कर दिया था, और बहुत सारे लोगों का रुख लाइब्रेरी की तरफ उस तरह से अब रहा भी नहीं है। हम देखते हैं ये किताब जो आपके सामने है, इस किताब की कीमत या इस किताब की वैल्यू, जिस शख्स ने इस किताब को निकलवाया था और बताया गया है कि उनको अपनी वालदा के सामान में से ये किताब मिली है जिसको वो लुटाना चाहते हैं। अब उन तक किताब कैसे पहुंची, ये भी एक तवील कहानी, क्योंकि 1 सदी से ज़्यादा का किस्सा है ये, जिससे हम अक्सर कहते हैं निस्फ सदी से ज़्यादा का किस्सा है हमारा जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते हैं। लेकिन ये 1 सदी से भी ज़्यादा का किस्सा है। किताब किसने हासिल की, कब हासिल की, लेकिन उसके ऊपर लाइब्रेरी की मोहर मौजूद थी जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी तक पहुँच गई। अब हम कुछ बात करेंगे
करेंगे पहुंचने के हवाले से कि कैसे पहुंचा जाए। जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है, कुदरती आफात हैं और कुदरती आफात से निपटने के लिए और इस दौरान इंसानों की मदद के लिए, उनको बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं इससे कबल सेंसर्स आए थे और मुख्तलिफ सेंसर्स के ज़रिए तलाश किया जा रहा लोगों को मलबे के नीचे मौजूद हैं या नहीं है, जिंदा है या नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक लिविंग थिंग के साथ जो है अब इसको एमलगमेट किया गया है। आपकी बात साइबोर्ग कॉकरोच की तो नहीं कर रहे जी, साइबोर्ग, कॉकरोच काम आएंगे अब। और कैसे आएंगे कि उसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है। हम बात करें साइबोर्ग कॉकरोच की, और ये कॉकरोच सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाली एक होम साइंस टीम एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। और साइंसदानों ने क्या किया है जी, कॉकरोच के ऊपर एक जो है चिप फिट की गई है ताकि वो अफराद जो खुदा न खास्ता किसी कुदरती आफत में मलबे तले होते हैं उन तक पहुंचा जा सके और जाना जा सके कि अंदर क्या कंडीशन है। और ये चिप जो है ये कॉकरोच के ऊपर वो की ये फिक्स की गई है और कॉकरोच को मलबे में उतारा जाएगा और मलबे के अंदर की सारी सिचुएशन जो है आपके सामने आ और जाएगी। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 6 ग्राम से भी कम वजन है इस पूरी डिवाइस का, जिसे बग बैकपैक नाम दिया गया है। अब इसमें कैमरा भी है, इसमें सेंसर्स भी हैं जो कि और इसके साथ साथ जो उसका नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का उसके साथ मुंसलिक किया गया जैसे कहते हैं ना बैकपैक, इस तरह ये बग बैकपैक हाँ, है। इसको ट्रैक किया जाएगा और इसको साथ साथ डायरेक्ट भी किया जाएगा कि इसने किस तरफ ट्रैवल करना है, क्योंकि कॉकरोचेस अब देखते हैं कि अपनी मर्जी से ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जरिए अब इस कॉकरोच को कंट्रोल किया जाएगा, उसकी मूवमेंट कंट्रोल की जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने इस तरह के सवाल भी किए थे कि ये जो परिंदे उड़ते हैं क्या ये भी हमें मॉनिटर करते हैं, क्या ये भी किसी न किसी तरह से टेक्नोलॉजी क्या मालूम कि ये तारों पर बैठकर रिचार्ज होते हों। तो अब वाकईतन ये आइडियाज़ हैं जो काम कर रहे हैं अब कॉकरोच के जरिए। अब जिस तरह इससे हम कबल ये आइडिया नहीं था, लेकिन अब ये आइडिया आ गया। और जिस तरह हम अपना बैकपैक लेते हैं और चलते हैं, तो अब ये जो बग है ये भी अपना बैकपैक पहनेगा और ये चला जाएगा मलबे के अंदर। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, क्योंकि रिजवान हम देखते हैं कि अंदर क्या सिचुएशन है, किस तरह रेस्क्यू करना है, किस वे में रेस्क्यू करना है, क्या मशीनरी है, ये जो है इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ना हम देखते हैं कि जब खुदा न खास्ता कुदरती आफात आती हैं, ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, मलबा गिरता है, तो कितनी लेयर्स हैं, कितनी तहें हैं जिसके नीचे कोई मौजूद है, कोई ज़िंदा मौजूद है तो वो करिश्मा हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता डेड बॉडीज़ हैं तो उनकी तलाश के लिए भी अब ये सेंसर्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी तौर पर दुनिया के लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी होगा, मुस्बत भी होगा और इससे बहुत सारे मसाइल को हल करने में मदद भी मिलेगी। बिल्कुल जनाब, अब प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे हम आर्ट के हवाले से और आर्टिस्ट के हवाले से बात करते, वर्ल्ड आर्ट डे है और जब हम आर्ट के हवाले से बात करें, मुसव्विर के हवाले से बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि हम गुलकारों के हवाले से बात करें। कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं मौसीकी सकता। जो है रिदम दुनिया में हर चीज़ में है, हर कायनात की चीज़ में एक रिदम है और जब मौसीकी के हवाले से बात करते हैं तो उसी रिदम को लेके मौसीकी भी आगे बढ़ती है, उसी से राग भी बनते हैं, उसी से तख्लीक होती हैं बहुत सी धुनें। ऐसा रोते हुए बच्चों को कहा जाता है कि ये बच्चा सुर में रो रहा है या नहीं रो रहा, और पता नहीं उनके सुर होते हैं या नहीं होते, लेकिन हमारे पास जो गेस्ट हैं उनके पास सुर मौजूद हैं। बात करें हसनैन अली की, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हसनैन ने। हसनैन के साथ कोऑर्डिनेशन हमारी ये होती है कि अक्सर इतना ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि कहीं ना कहीं हमारी मैचिंग भी उनसे हो रही होती है। अब लास्ट टाइम जब हसनैन आए थे कुछ माह कबल, तो तब भी हमारी मैचिंग हो रही थी, रेड कलर में थे, और आज हसनैन आए तो कहीं ना कहीं हमें ब्लूइश टच नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन सिंगर हैं आप और ऑब्वियसली अभी तो हम आपकी आवाज़ भी सुनेंगे, आप भी समा बांधेंगे हमारे स्टूडियो में, लेकिन आगाज़ कब किया, स्टार्ट क्या बाथरूम सिंगर थे या जो है शौक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा? ये शौक जो होते हैं ना, ये आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल से ही होते हैं, बचपन में होता है, लेकिन जो आपका टैलेंट ग्रूम होता है ना, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो चेयर अप करने वाले होते हैं ना, वो बहुत लोग होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, लेकिन उस तरह आपका एक्सप्लोजर नहीं होता जितना आपका कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाकर होता है। यूनिवर्सिटी में एक लड़का होता है ना, गिटार पकड़ के बैठा होता है और सब बच्चे जो है उसके इर्द गिर्द जो है बैठे होते हैं, मतलब हम बड़े बच्चे बड़े बच्चे होते हैं। अच्छा, स्कूल में तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा आपको एज ये होता है कि उसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। क्लासरूम में अगर आपका इस तरह का एक लेक्चर है या एक इस तरह की एक्टिविटी है जिसे हम को करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, बज़्म अदब हुआ करता था स्कूल्स में, तो उस पर टीचर भी मौजूद है, तो बच्चे आपको ज़रा हुटिंग भी नहीं करते, तंग भी नहीं करते, मजाक भी नहीं उड़ाते, बाद में भले जो मर्जी कहें, लेकिन उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं होती। यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर ये काम ज़रा चेंज हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस वहीं पर आना शुरू होता है या आ चुका होता है पहले? देखिए, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आते हैं ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत 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 ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि वो आप वाली बात है कि जिस तरह स्कूल लेवल पे कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, बट यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपका उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो
शुरू के 2 मिनट में ही आप बिल्कुल जो है ना वो रैगिंग हो जाती है आपकी। एग्जैक्टली। और जब हुटिंग होती है ना, देन आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि उस वक्त जो बंदा स्टेज पे खड़ा होता है उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस या क्या कंडीशंस होती हैं। सो इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई चाहिए। आपको अपने जो समात हैं वो उस वक्त टोटली क्लोज होने चाहिए आपकी, ठीक है। आपका माइंड जो है वो जो ऑडियंस होती है उससे टोटली डाइवर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस वक्त ऑडियंस को देखा या उस वक्त आपने उनकी बातें सुनी तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड वंस यू डिस्ट्रैक्ट देन यू बहस करने में भी ये कहा जाता है कि आपने ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और आपको किया जाता है डिस्ट्रैक्ट। और ख़ास तौर पे हसनैन जिस तरह आपने बात की है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सिंगर्स के लिए बल्कि परफॉर्मेंस के लिए भी, कि जब हम स्टेज पे होते हैं, हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बहुत प्रेशर भी होता है। समटाइम्स डिबेट कंपटीशन में ऐसे होता है कि हमें कंफ्यूज भी किया जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कहा यह जाता है कि लाइफ गेम ही कॉन्फिडेंस की है, जो भी करो इतने कॉन्फिडेंस से करो कि लगे कि सही है। हसनैन एक्सपर्ट है, और कभी कभी तो इतने कहते हैं झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि लगे सच है। तो हसनैन मुझे ये बताया, ऑन अ लाइटर नोट वी वर डिस्कसिंग दैट, आपके सिंगिंग में भी पॉप पसंद है, मेटालिक पसंद है, क्लासिकल पसंद है, अब फ्यूजन का दौर आ गया है, क्या पसंद है आपको? देखें, हमारी जो गज़ल गायकी है ना वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो तो डेफिनेटली एक आपका जो है ना वो रहता है हमेशा से कि आपने उसको तो आपने साथ लेकर चलना ही है। लेकिन आजकल जो चल रहा है वो ज़्यादातर पॉप चल रहा है, ड्रामेटिक सॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है। तो बस जिस तरह का फ़्लो है उसी गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन है राइट नाउ। लेकिन जो अगर हकीकत बात की जाए तो जो आपकी गज़ल गायकी है उसका कोई रद्द-बदल नहीं है, ना उसका रद्द-बदल आ सकता है इस तरह। तो पॉप भी बहुत पर्सनली क्या पसंद है? सर गज़ल गायकी भी पसंद है और पॉप भी पसंद है राइट नाउ। इट्स तो अभी क्या सुनाएंगे? गज़ल ज़रा मुश्किल नहीं है, गज़ल गाना सीखना और फिर उसको परफॉर्म करना? गज़ल अगर आपको आती हो ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर आपको नहीं आती हो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी क्या सुनाएंगे, पॉप या गज़ल? चलें शुरू करते हैं। मेहंदी हसन साहब की एक बहुत बड़ा नाम ले लिया आपने स्टार्ट में। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए फिर तू का उनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है, क्या बात है यार नबील। वैसे गज़ल उम्र तवील होती है, लेकिन इसको फौरी तौर पर पसंद करना या जैसे कॉन्सर्ट होते हैं हसनैन, उसको हम गज़ल को कैरी करना ज़रा मुश्किल नहीं है? मॉडर्न एज में वक्त कम है लोगों के पास, वो जल्दी जल्दी कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ नया सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। आजकल जो सॉन्ग्स चल रहे हैं वो बेसिकली इसीलिए जो है ना गज़ल थोड़ी सी ना इसका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो ड्रामेटिक सॉन्ग्स हैं उनकी निस्बत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप एक कॉन्सर्ट में जाते हैं या किसी ऐसे शो में जाते हैं जहाँ पर आपने इस तरह लाइव परफॉर्म करना है, अब वहाँ पे अगर आप गज़ल जो है सुनाने लग जाएंगे तो थोड़ी देर तो इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता ना वो इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो पॉप है उसको तो डेफिनेटली आपको कैरी करना पड़ता है साथ। हसनैन, आपने इतना बड़ा नाम लिया, उन्हीं की गज़ल से आपने जो है आज गायकी स्टार्ट किया हमारे प्रोग्राम में, तो सीखा कहाँ से? जस्टिफाई भी बहुत ज़बरदस्त किया आपने, कहाँ से सीखा? अभी सीख रहे हैं? कितनी देर रियाज करते हैं? प्रैक्टिस कितनी देर होती है? फुल टाइम है या एज अ हॉबी लेके चलते हैं? देखिए जो शुरुआत थी वो तो डेफिनेटली इंसान की घर से होती है। मेरे जो फादर हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं,
तो डेफिनेटली उनको देख के जो है वो शौक बढ़ता है। वैसे वो सीखते भी थे, उनको बाकायदा सिखाने भी आते थे। तो जो सारी सिचुएशन डेवलप होती है वो तो डेफिनेटली आपके घर से ही होती है। तो बाकी ये है कि जब आप आस्ता आस्ता बढ़ते जाते हैं तो फिर जो है वो चीज़ें आपके साथ लाइन अप होती रहती हैं। आप जिसे कहते हैं ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को मैनेज करते रहते हैं। तो बाकी ऐसे यही है कि जितना आप जिसे कहते हैं कि इसको अच्छे तरीके से रियाज करते हैं या जितना आप जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस में रहते हैं उतना आप परफेक्ट रहते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो चाहे आप जितना मर्ज़ी अच्छा गा लेते हो, चाहे आप जितना मर्ज़ी अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस में वो चीज़ वो कमी नज़र आती है कि ये मेरी प्रैक्टिस ना होने की वजह से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन टैलेंट परफेक्ट। अकेला नाकाफी है, उसके साथ Exactly, आपको मेहनत भी exactly. चाहिए। तो वालिद साहब की ज़ेर निगरानी रियाज करते हैं या फिर कोई उस्ताद हैं? जी वालिद साहब बिल्कुल, उस्ताद हैं? जी बिल्कुल, वालिद साहब जो भी अभी तक जो भी सीख रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, वो उन्हीं की जिसे कहते हैं मेरे तो यूनिवर्सिटी में और जो एज फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ हैं, जो फैंस हैं, वो ये कहते नहीं कि गज़ल को क्यों चूज़ कर लिया, ये अब इस ज़माने में कौन सुनेगा? उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म नहीं आता है? नहीं, गज़ल देखें, गज़ल को एज अ जिसे कहते हैं कि आपने कोई गज़ल तो नहीं रख लिया ना कि बस आपने गज़ल ही गानी है। इसलिए मैंने आपको कहा ना, गज़ल तो ये कि एक ऐसा जॉनर है कि जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन क्लासिक की तरफ Yes. आपका वो है। वैसे एक रुझान और है। चीज़ भी है रिजवान कि जो लड़का या लड़की यूनिवर्सिटी में ज़रा क्लासिकल और ज़रा गज़ल की तरफ होती है ना, उसका रुझान होता है या गा रही होती है तो उसको समझ आता है बड़ा डीप और बहुत ज़्यादा जो है विजडम वाला Very- very इंसान serious है, person. वेरी सीरियस पर्सन, वेरी डीप पर्सन, ऐसा भी एक आपके ऊपर आ जाती है, Impression आ जाता है पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन होता है। लेकिन अब आप किस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं? अपनी कंपोजिशन के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं या ट्रिब्यूट्स या कवर्स, किस पे काम कर रहे हैं आजकल? अभी रिसेंटली तो यही है कि जो ओल्ड वर्जन सॉन्ग्स हैं उनका कोशिश कर रहे हैं कि न्यू वर्जन लाया जाए, क्योंकि उनकी जो है ना रद्दोबदल फ़िलहाल कोई भी नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी आप ओल्ड अच्छे सॉन्ग का रद्दोबदल लेकर आएँ, बहुत कम ऐसा होता है। तो यही है कि जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं उनको आप अपने स्टाइल में पेश करें तो एक डिफरेंट जिसे कहते हैं ना कि आपका जो है टैलेंट भी उसमें आ जाता है और एक थोड़ा सा आपको एज भी मिल जाता है उस चीज़ का। हमारे हमसाये में है जी एग्जैक्टली, वो इतनी ढिठाई से कॉपी करते हैं, इतनी ढिठाई से उसको रीमेक करते हैं और फिर उसको जस्टिफाई भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसको बाद में कहते हैं कि हमारी अपनी प्रोडक्ट है। तो वो सुनने वालों को भी मालूम है कि कौन से मेहदी हसन खान साहब के गाने, कौन से नुसरत फ़तेह अली खान साहब के, कौन से अगर हम बात करें अहमद रुश्दी के या फिर अखलाक अहमद के, हमारे लेजेंड्स के गाने उनको बड़ी आसानी से ऐसे क्रेडिट निकाल लेते हैं जैसे हम बाल में से दूध में से बाल निकालते हैं, ऐसे क्रेडिट में से नाम उड़ा देते हैं। आप तस्लीम कर लें कि इन्होंने बेहतर गाया है, हम उसको रीमेक करें, ट्रिब्यूट पेश करें, तो कुछ नहीं होगा, अच्छा, छोटे नहीं हो जाएंगे। जहाँ क्रेडिट के हवाले से बात करते हैं, अच्छा सिंगर्स में भी ये होता है, कंपोजिशन आपकी है, आप रीमेक कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ सर्कल में आपने गाया, कल को वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई हो, क्योंकि अब तो हमें किसी थर्ड पार्टी का वेट भी नहीं करना पड़ता कि हमारी एल्बम आए, और एल्बम का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। पहले तो सिंगर्स पे बहुत बर्डन होता था कि 12 गानों का उन्होंने एक एल्बम बनाना है, कम अज कम, और उस पे फिर वो जाके उसमें से 4-5 गाने हिट होते थे। अब तो आप एक गाने से भी हिट हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बर्डन कम हो गया। लेकिन जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है तो वो एक कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो बेसिकली जो है इसमें कैसे लेके चलते हैं आप? क्या कॉपीराइट्स का ख्याल करते हैं, या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपनी कंपोजिशन, या पहले किसी को नहीं बताते कि क्या कर रहे हैं? मुझे लगा नबील तो फ्री बांटते, ये हसनैन तो फ्री बांटते होंगे, सब कुछ सुना रहे हैं। नहीं ऐसा है कि आपको अपनी कंपोजिशन का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। आप कुछ कर रहे हैं अगर, तो आप वो फ़ौरन से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आप एक्सप्लॉइट कर, वो जैसे आप वाली बात है कि सोशल मीडिया का दौर, अगर मैं कोई चीज़ गा के अपलोड कर देता हूँ और मेरा ही कोई कंपटीटर है या मेरे कोई फ्रेंड है जिसको बहुत अच्छे आ जाता है, उसके पास बहुत अच्छे वसाइल हैं, सो वो इसी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करके बहुत बेटर तरीके से पेश कर देगा। फिर मैं चाहे कुछ भी करता रहूँ उस टाइम कि यार ये तो मेरी कंपोजिशन थी, वट एवर, बस उसने जो क्लिक कर लिया। सो अपनी चीज़ों को इतनी जल्दी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये है कि एक सही वक्त का वेट करना चाहिए, उस पर आपको जो है ना हर चीज़ को, बड़े बड़े नाम ये करते हैं और होता है इसमें कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। तो अभी हसनैन हमें क्या सुना रहे हैं? अभी मेरे मोस्ट फेवरेट अहमद जान ज़ेब साहब का जो है वो उनका सॉन्ग जो आजकल टॉप ट्रेंड कर रहा है, हिट है। और वो सॉन्ग जो है, हमारे पास सबसे ज़बरदस्त बात यह है रिजवान की, जब भी कोई सिंगर हमारे साथ होते हैं प्रोग्राम में, चाहे वो ईद शो हो, नॉर्मल शोज हो, उसमें उन्होंने वही गाया, और उससे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि हमें जितनी दफ़ा सुने उतनी दफ़ा मज़ा आता है। तो आपसे भी अब रिक्वेस्ट है कि आप एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम प्लीज़। मेहरबान मेहरबान
कैसे करूं मैं ये बयां, मेहरबा मेहरबा मेरा है अब तू ही जहां, मेरी अदा मेरी दुआ, कैसा सितम कैसी हया, सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा, लो कह दिया वही जो तूने कहा, तेरा मेरा ये प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान अमर कर दूं, तेरा मेरा ये प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या तू मांगे तो, मेरी जान अमर कर दूं, तेरा मेरा ये प्यार अमर। क्या वाह, बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। तेरा मेरा ये प्यार अमर आजकल का टॉप ट्रेंडिंग गाना, और क्या जबरदस्त तरीके से हसनैन आपने इसको निभाया। बहुत शुक्रिया, Thank you, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त And निकाला wish you और good सुर luck. बिखेरे। विश यू गुड लक फ्यूचर के लिए, और आप अच्छी सी अपनी कंपोजिशन भी बनाएं और जो कवर बनाएं वो भी अच्छा सा बनाएं। हम एक दफ़ा फिर अपने नाजरीन को, सामीन को ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ और जो आपकी गायकी है वो उन तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मानूर, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और मंडे जिस एनर्जी से शुरू हुआ है, कोशिश हमें ये करनी है कि हम इसी एनर्जी को वीक के एंड तक लेके चलें। बिल्कुल, और हम जो है कोशिश तो करते हैं, लेकिन साथ में हमने और लोगों की एनर्जी भी इसी तरह बहाल रखनी है। और शायद ये एनर्जी इस वजह से है कि एक ब्रेक के बाद वापस आए हैं, ज़्यादा सी ईदियाँ लेके वापस आए हैं, मज़ेदार से खाने खा के वापस आए हैं। तो जितनी खुशियाँ हैं, जितनी साथें हैं, इसमें खुशियाँ समेटें, अपनी लाइफ एंजॉय करें एंड लेट पीपल एंजॉय एज वेल। प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।